अगर आप हमारे चैनल द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर कंटेंट बना सकते हैं और नए आइडियाज आप तक पहुंचा सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प और मनोरंजन वाला कंटेंट लाकर उसे आपके साथ साझा कर सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए हमारी यात्रा में हमारे साथ बने रहें। एपिसोड 51 खजाने की जानकारी। जब जिया ने प्रचंडी की बात सुनी तो उसको कुछ याद आने लगा और उसकी आंखें बड़ी हो गई और उनमें खौफ दिखने लगा। उसी के साथ वो बड़बड़ाते हुए बोली, तो फिर क्या ये हो सकता? नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उन्हें कौन ही खत्म कर सकता था? जब सभी ने लीडर जिया को ऐसे खुद में बड़बड़ाते और डरते देखा तब किसी को समझ में नहीं आया कि उसे ये क्या हो रहा है, इसलिए वो उनसे पूछे, लीडर जिया क्या आप ठीक है? आप ये क्या बोल रही है? उनको खुद से सवाल करते देख लीडर जिया खुद को सहज करते हुए उनसे बोली, नहीं कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भले ही जिया सभी से ये बोल रही थी कि वो ठीक है, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। 10 साल पहले जब एकेडमी प्रतियोगिता हुई तब साहनी परिवार के 2 योद्धाओं ने मिलकर तलवार बाहु कबीले के सभी 5 योद्धाओं को हराकर उन्हें प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। उस बात से नाराज होकर जिया ने चुपके से अपने कबीले के 2 सबसे ताकतवर एल्डर को भेजा साहनी परिवार के उन दोनों लड़कों को मारन के लिए। जिया ने अपने जिन 2 एल्डर्स को साहनी परिवार के उन दोनों लड़कों को मारने के लिए भेजा, उन दोनों एल्डर्स की शक्तियां दिव्यता लेवल के पहले चरण पर थी, लेकिन अपने कबीले 2 एल्डर्स को भेजने के बावजूद भी उन दोनों लड़कों को कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा खुद वो दोनों एल्डर्स कहीं गायब हो गए और दोबारा कभी वापस लौटकर नहीं आए। जब बहुत दिनों तक जिया के पास उन दोनों एल्डर्स की कोई खबर नहीं, तब उसने अपने कबीले के बहुत से गुप्तचरों को उन एल्डर्स को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन आज तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। ऐसे में आज जब उसने सुना कि साहनी परिवार के पास एक सम्राट लेवल का योद्धा है, तब उसको ऐसा लगा कि उसे इन दोनों एल्डर्स के गायब होने की वजह पता चल गई है। तलवार बाहु कबीला पूरे सुल्तानपुरा शहर का सबसे ताकतवर कबीला था, क्योंकि इस कबीले के कुल 7 लोगों की शक्तियां दिव्यता लेवल पर थी, लेकिन अब इस कबीले के पास केवल 5 लोग बड़ी ही इस लेवल पर बचे हुए हैं। रावत परिवार और सिंह परिवार जैसे बड़े परिवारों को संभालने के लिए तो बस एक दिव्यता लेवल के योद्धा ही काफी थे। ऐसे में तलवार बाहु कबीले के पास तो अभी भी 5 दिव्य शक्तियों के लेवल वाले योद्धा थे। यही कारण कि इस कबीले का दबदबा पूरे सुल्तानपुरा शहर पर चलता था। खैर, लीडर जिया अपने सामने बैठे सभी की तरफ देखते हुए थोड़ी गंभीरता के साथ पूछती है, वैसे मैंने जो कुछ भी सुना क्या वो सब सच है? उसकी बातों को सुनकर सभी समझ गए कि वो किस बारे में बात कर रही है, और इस बात से उन्हें ज्यादा कुछ हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो सभी ये अच्छे से जानते थे कि तलवार बाहु कबीले के लोग पूरे शहर में फैले हुए हैं और सभी पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में इतनी बड़ी साजिश जो रावत परिवार ने इतने सारे परिवारों और दलों के साथ मिलकर बनाया और सबको बताया, ये बात तलवार बाहु कबीले के पास ना पहुंचे ये तो ही नहीं सकता था। सलील लीडर निशांत जिया के सवाल का सीधे सीधे जवाब देते हुए उनसे बोला, हाँ, आपने जो कुछ भी सुना वो पूरी तरह से सच है, क्योंकि हम बहुत ही जल्द साहनी परिवार पर हमला करने जा रहे हैं। तभी सिंह परिवार का लीडर उपेंद्र बोला, क्या कहा आपने? हम अभी भी उन पर करेंगे नहीं ही पहले साहनी परिवार पर हमला करने वाले थे, लेकिन अब नहीं कर सकते, वरना हम सब भी मारे जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे मानो वो ससे ये पूछना चाहते हो कि हम अब ये क्यों नहीं कर सकते, और सभी अपने इस सवालों का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लीडर उपेंद्र जल्द ही बोलते हैं। जैसा अभी प्रचंडी ने बताया, अगर सच में साहनी परिवार में कोई सम्राट हुआ तब हम लोग क्या करेंगे? क्या हम में से कोई ऐसा है जो उसका सामना कर सके? नहीं ना, तो फिर हमें अपने कदम पीछे करने ही होंगे। लीडर उपेंद्र सम्राट लेवल के योद्धा के जिक्र से बहुत ज्यादा डर गए, इसलिए वो साहनी परिवार पर हमला करने से मना कर रहे थे। उपेंद्र को इतना डरते देख प्रचंडी उससे बोला, हमें अपने कदम पीछे करने होंगे, लेकिन क्यों? आपको क्या लगा कि हम दोनों पागल हैं जो 15 सालों तक छुपे रहने के बाद अचानक से ही उस औरत के हाथों मरने के लिए वापस आ गए और अपने साथ आप सबको भी ले जाए? प्रचंडी की बात सुनकर किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता है, इसलिए लीडर उपेंद्र ने उससे पूछा, तो क्या फिर तुम्हारे पास कोई उपाय है उस औरत से निपटने के लिए? मैं और मेरी पत्नी सौम्या, हम दोनों भले ही पिछले 15 सालों से छिपे रहे, लेकिन हमने हर रोज उस औरत की शक्तियों को महसूस किया, पर अचानक ही आज से लगभग 3 साल पहले उस औरत की शक्तियां हमें महसूस होना बंद हो गई।
ये जांच करने के लिए मैं कई बार साहनी परिवार में गया और बहुत दिनों तक उनके साथ एक मुसाफिर बनकर रहा, लेकिन फिर भी मुझे उस औरत की शक्तियां महसूस नहीं हुई। तब मैं समझ गया कि वो औरत साहनी परिवार को छोड़कर चली गई है। उस दिन के बाद मुझे आज तक उसकी शक्तियां महसूस नहीं हुई। तभी तो मैं आप सबके पास आया, क्योंकि ये सही मौका है हमारे पास उस परिवार को खत्म करके उस खजाने को हासिल करने का। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि साहनी परिवार के पास कौन सा खजाना निकला था उस समय पर? लीडर जिया अपनी चमकती हुई आंखों से प्रचंडी की तरफ देखते हुए उससे पूछी, जिस पर प्रचंडी कुछ बोलन ही जा रहा था कि उससे पहले ही लीडर निशांत बोल पड़ते हैं, हाँ शायद मुझे पता है। क्या सच में आपको पता है कि वो खजाना क्या है? लीडर जिया निशांत की तरफ देखते हुए उससे बोली, सच कहूं तो मैं इस चीज के लिए नफम नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे यही लगता है कि साहनी परिवार का खजाना शायद वही है। क्या आप सब ने कभी भी साहनी परिवार के नई पीढ़ी के सभी योद्धाओं को देखा है? साहनी परिवार के नई पीढ़ी के योद्धा लेख छोटी ई न उस खजाने का साहनी परिवार के नई पीढ़ी के योद्धाओं के साथ क्या संबंध है? जिस पर लीडर निशांत बोला, आप सभी ने कभी ध्यान नहीं दिया उस परिवार के नई पीढ़ी के योद्धाओं पर, लेकिन हमने दिया साहनी परिवार के की किसी भी योद्धा को आप देखेंगे तो उनके पास जो हथियार होगा वो हथियार कोई आम हथियार नहीं बल्कि रैंक वाला हथियार होगा। उसकी बात को सुनने के बस सभी कुछ याद करने की कोशिश करने लगे और जल्द ही उन्हें कुछ याद आने भी लगा। हाँ, ये तो हमने भी देखा कि उस परिवार के सभी योद्धाओं के पास रैंक वाले हथियार होते हैं, और अभी हाल ही में हुए एकेडमी प्रतियोगिता में उस लड़के मयंक का भाला भी तो एक स्काई रैंक का हथियार ही है। इसके अलावा साहनी परिवार के बाजारों में भी तो पिछले कुछ दिनों ऐसे हथियार बेचे जा रहे हैं, लेकिन इन हथियारों का इस खजाने से क्या संबंध है? एक मिनट, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो कि साहनी परिवार को जो खजाना मिला है उस खजाने में उनके पास ऐसे बहुत सारे रैंक वाले हथियार मिले गए? ये कहते कहते ही लीडर उपेंद्र रुक गया और उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। केवल उपेंद्र ही नहीं बल्कि उस कमरे में बैठे सभी के चेहरे गंभीर हो गए, क्योंकि उन्हें समझ में आने लगा, कोई भी परिवार कितना ही अमीर क्यों न हो, लेकिन अपने परिवार के सभी नए योद्धाओं को ऐसे हथियार देना मुमकिन नहीं था, क्योंकि ऐसे हथियार बहुत ही महंगे होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो साहनी परिवार अपने परिवार के सभी नए योद्धाओं को ऐसे हथियार देते हैं, इसलिए वो सभी लोग समझ गए कि लीडर निशांत उनसे क्या कहना चाहते हैं। हाँ, तुमने ठीक कहा, मुझे पता चला है कि साहनी परिवार के नई पीढ़ी के योद्धा जब अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं तब उस परिवार के एल्डर्स उन योद्धाओं को उनके मूल तत्व की जांच के लिए ले जाते हैं। उन योद्धाओं का मूल तत्व का जांच करने के बाद उन सभी योद्धाओं को उस जगह के दूसरे फ्लो पर ले जाया जाता है। उस जगह के दूसरे फ्लो पर क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन वहां लौटने के बाद उन सभी योद्धाओं जिनका उस दिन मूल तत्व का जांच हुआ रहता, उन सभी योद्धाओं के पास एक हथियार होता, और वो हथियार कोई आम हथियार नहीं बल्कि उन सभी हथियारों का रैंक कम से कम ह्यूमन रैंक होता है। लीडर निशांत की बात सुनकर सभी लोग हैरान थे। जाहिर सी बात थी कि उन सभी ने अपनी पूरी जिंदगी में अब तक किसी ऐसे खजाने के बारे में नहीं सुना जिसके अंदर से किसी को इतने सारे रैंक वाले हथियार मिले हो। इसलिए उस खजाने के बारे में जानकर उन सभी लोगों के अंदर उस खजाने को हासिल करने की लालच उत्पन्न होने लगी। उसी के साथ वो सभी लोग उस खजाने को हासिल करने और साहनी परिवार पर हमला करके उन्हें खत्म करने और उस खजाने को हासिल करने के लिए योजना बनाने लगे। उस योजना में तो अब तलवार बाहु कबीला भी शामिल हो गया। इस वजह से उन सबको ये पूरी तरह से विश्वास होने लगा कि वो लोग साहनी परिवार खत्म कर देंगे। एक तरफ ये सभी लोग साहनी परिवार को खत्म करने के लिए योजना बना रहे और साजिश रच रहे थे, तो वही दूसरी तरफ साहनी परिवार के एक कमरे में राजा किशोर अपने साथ मने बैठे एक औरत और दो बूढ़े आदमी को देख रहे थे। वो औरत और वो दोनों बूढ़े आदमी कोई और नहीं बल्कि एकेडमी की हेडमास्टर संजना और हायर एकेडमी से आए सीनियर एल्डर ओम और कारा थे। वो तीनों लोग यहाँ पर मयंक से मिलने के लिए आए थे, क्योंकि उन्होंने प्रतियोगिता के दौरान मयंक और इतनी कम उम्र में भी उसकी लड़ाई तकनीकों की गहरी समझ और उसके मुकाबला करने की रणनीति को देखा था। और वो लोग यहाँ से जाने से पहले राजा का छोटी ईशोर और मयंक से मिलना भी चाहते थे। तभी एल्डर ओम राजा किशोर से बोले, हमें माफ कीजिएगा कि हम लोग आपके बेटे का ध्यान नहीं रख पाए। वरिष्ठ, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा बेटा और उसका साथी एकेडमी छोड़कर चलेगा। उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए आप मुझसे ऐसे माफी न मांगिए। 3 साल पहले जब शशि और कौशल दोनों गायब हुए तब हमने उन्हें बहुत ही ढूंढने की कोशिश की, लेकिन एकेडमी से जाने के बाद उन दोनों का कोई खबर नहीं मिली, इसलिए ही हमने आपको वो खबर भेजवाई थी। हाँ, आपने ठीक कहा, मुझे वो खबर मिली और मैं आया भी हायर एकेडमी, लेकिन जैसा आपने कहा मुझे वहां पर कुछ नहीं मिला। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, भले ही मेरा बेटा शशि और उस
का वो साथी कौशल दोनों अकेडमी से कहीं चले गए हो और उनकी कोई खबर भी ना मिली हो, फिर भी वो दोनों जहां कहीं भी होंगे ठीक होंगे। इतना कहने के बाद राजा किशोर अपने सामने बैठे उन तीनों की तरफ देखते हुए एक बार फिर बोले, मेरे बड़े बेटे कहाँ गए वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप सबने मेरे छोटे बेटे मयंक को बचाया, उसके लिए धन्यवाद। अरे ये आप हमें पहले भी कई बार बोल चुके, इसलिए आप ये रहने दे। वैसे भी एकेडमी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं की सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी थी, तो हम कैसे नहीं बचते मयंक को। ऐसे कुछ और देर तक बात करने के बाद मिस संजना और उनके साथ आए एल्डा ओम और कारा दोनों ही वहां से वापस एकेडमी ऑफ ग्रिया टी स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए निकल जाते हैं। कौन थी वो रहस्यमयी औरत जिसने 15 साल पहले रोका था प्रचंडी और उसकी पत्नी सौम्या को साहनी परिवार को लूटने से, और कहाँ चली गई आखिर वो औरत 3 साल पहले? क्या तलवार बाह छोटे ऊ कबीले के साथ आ जाने से रावत परिवार और सिंह परिवार खत्म कर पाएंगे साहनी परिवार को? कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मयंक एवेटा ऑफ न्यू लॉर्ड, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 52 उड़ने वाला बिस्ट। अकेडमी की हेडमास्टर संजना और हायर अकेडमी से आए सीनियर एल्डर्स के वहां से चले जाने के बाद राजा किशोर कमरे के दरवाजे की ओर देखते हुए मन ही मन बोले, तुम्हें यहां से गया पूरे 3 साल हो गए, फिर भी अभी तक तुम्हारी कोई खबर नहीं है, और नहीं तो हमारा बेटा शशि लौटकर आया वापस यहाँ पर, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि तुमने अभी तक हमारे बेटे को ढूंढ ही लिया होगा। वैसे क्या तुम जानती हो कि अब अपने मयंक के पास भी शक्तियां हैं, और अब वो भी सभी लोगों की तरह साधना कर सकता है? तुम हमेशा से ही उसको अपनी शक्तियां का इस्तेमाल करते देखना चाहती थी, लेकिन तुम अभी यहाँ पर नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। खैर, उम्मीद करता हूं कि तुम जल्द ही हमारे बेटे को लेकर यहां वापस आ जाओगी। इतना कहने के बाद राजा किशोर अपने जगह से खड़े होते हुए उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। अगले दिन एकेडमी के गेट पर एकेडमी प्रतियोगिता के टॉप 10 में शामिल कुछ योद्धा अपने पीठों पर बैग टांगे बैठकर किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। वहां बैठे उन लोगों में अर्पिता और विनीता भी शामिल थी। अर्पिता बार बार एक दी शाम में जाते रोड को देखते हुए कुछ बड़बड़ाई जा रही थी। तभी उसके पास में ही बैठी विशाखा उससे पूछती है, तुम बार बार उधर क्या देख रही हो? क्या यहाँ पर कोई आने वाला है? क्या तुम किसी के आने का इंतजार कर रही हो? ओह! उसका ऐसे अचानक सवाल को सुनकर अर्पिता का चेहरा शर्म से हल्का गुलाबी पड़ गया और वो अपनी नजरें दूसरी तरफ फेरते हुए हकलाते हुए बोली, अरे ये तुम क्या बोल रही हो माँ? मैं किसका इंतजार क्यों कर? बड़े ओगी, मैं तो बस ऐसे ही उस तरफ देख रही थी। अर्पिता को ऐसे हकलाते और शर्माते देखकर विशाखा और सिया और विनीता जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि वो सब इस बात अच्छे से जानती थी कि अर्पिता क्या करने की कोशिश कर रही है। जबकि उन्हीं के पास बैठी रितिका के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। रितिका उनके साथ इस टीम में रहकर अपने फाइनल्स के सभी मुकाबलों को जीता था, और इतने दिन साथ रहने और एक साथ मिलकर इतने मुकाबले लड़ने के बाद उनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर भी रितिका उन सभी के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं थी, और यही कारण था कि वो उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करती और बस चुपचाप से बैठी रहकर उन सभी की बातें सुनती रहती थी। तभी उन सभी के कानों में घोड़े के दौड़ने की आवाज सुनाई दी और 4 घोड़े उनके सामने आकर रुके। जब सभी ने उस तरफ देखा तब उन्हें उन घोड़ों पर बैठे मयंक, अभिलाष, विकास और नीरज भी बैठे हुए दिखे। उनको वहां पर राय देखकर अर्पिता की आंखों में चमक और चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसी के साथ वो अपने जगह पर खड़ा होते हुए जल्दी से उनके तरफ जाने लगती है। वहीं उनके पास में ही बैठी रितिका के चेहरे पर मयंक को देख कर हल्का गुस्सा और नाराजगी दिखने लगी, और वो मन ही मन बोली, मुझे ये तो नहीं पता कि पापा ने तुम्हें घायल करने को क्यों कहा था, लेकिन तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हारा मुकाबला मेरे साथ नहीं हुआ, वरना। असल में एकेडमी प्रतियोगिता शुरू होने से पहले रितिका के पापा, जो कि रावत परिवार के लीडर निशांत थे, उन्होंने राजीव और रितिका को बोला था कि अगर उन दोनों का मुकाबला अगर मयंक से हो तो वो लोग उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर दे, क्योंकि वो मयंक को घायल करने के बाद राजा किशोर को परेशान करना चाहते थे, ताकि जब वो लोग साहनी परिवार पर हमला करे तब वो लोग इस बात का फायदा उठा सके। खैर, मयंक और अभिलाष के पास जाने के बाद अर्पिता सीधे अभिलाष के गले लग गई और उससे बोली, तुम सब ने यहाँ पर आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और अब मुझे ऐसा लगने लगा कि तुम सब यहाँ पर आओगे ही नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि हम सब यहाँ पर नहीं आएंगे? आज तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद कुछ ठीक नहीं कि फिर हम सब एक दूसरे से कब मिलेंगे? ऐसे में हम सब तुम दोनों से मिलने क्यों नहीं आते? अभिलाष उसके जवाब में बोला। बीते कुछ समय में अर्पिता और अभिलाष दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गए और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, इसलिए ही आज वो दोनों ऐसे बर्ताव कर रहे थे।
तभी वहां पर विनीता भी आ गई और खंसते हुए अर्पिता और अभिलाष से बोल बड़ी, क्या आप दोनों का हो गया? यहाँ पर आप दोनों के अलावा और भी बहुत से लोग उपस्थित हैं, ऐसे में आप उनका तो ख्याल करें। उसकी बात सुनकर वो दोनों अलग होते हुए बोले, हाँ हमें माफ करना, हम भूल गए। मयंक भी अब तक उन दोनों को हो देख रहा था, लेकिन जब उसने विनीता की आवाज सुनी तब उसने उसकी तरफ देखा और उसको देखते ही एक बार फिर से मयंक को दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। तभी वो अपना सिर झटकते हुए मन ही मन बोला, ये मेरे साथ क्या होने लगता है जब कभी भी मैं विनीता को देखता हूँ। अभी वो ये सोच ही रहा थी कि तभी उन सभी को एक बार फिर घोड़ों के पैरों की आवाज सुनाई पड़ी, जिसके बाद वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी के वहां पर रुकते ही उस गाड़ी पर से दो लड़के, जिनकी उम्र लगभग अभिलाष के जितनी ही थी, उतरते हैं और चलते हुए वही पास में ही खड़े तीन लड़कों के पास चले जाते हैं। सभी ने उन दोनों लड़कों को देखते ही पहचान लिया, क्योंकि वो लड़के कोई और नहीं बल्कि तलवार बाहु कबीले के वही दो जीनियस लड़के थे जिन्होंने इस बार की प्रतियोगिता में अपना जगह टॉप 10 में बनाया था। उन दोनों लड़कों का नाम अंशुमान और सुशील था। अंशुमान और सुशील उन लड़कों के पास जाने के बाद सभी को देखने लगे, तभी उनकी नज़र मयंक पर पड़ी और उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वही मयंक भी उन दोनों को ही देख रहा था। मयंक ने फाइनल मुकाबले के दौरान उन दोनों को देखा और वो समझ गया था कि वो दोनों सच बहुत काबिल थे, क्योंकि उन दोनों की लड़ाई स्किल्स बहुत ही अच्छी थी। खैर, अंशुमान और सुशील के वहां आने के कुछ देर बाद ही वहां पर आसमान में 5 लोग हवा में उड़ते हुए नजर आने लगते हैं। वो पांचों लोग हवा में उड़ते हुए जमीन पर खड़े उन सभी के पास आ गए। वो पांचों लोग अकेडमी की हेड मास्टर संजना, एल्डर धन विराज और हायर अकेडमी से आए तीनों सीनियर एल्डर्स ओम, कारा और भद्रा थे। उन सभी को ऐसे हवा में उड़ते हुए आते देखकर वहां पर खड़े सभी योद्धाओं के मन उन सभी लोगों के लिए इज्जत और आदर आ गया था, क्योंकि वो सभी ये बात अच्छे से जानते थे कि किसी आदमी को ऐसे हवा में अपनी शक्तियों की मदद से उड़ न केवल दिव्यता लेवल वाले लोग ही कर सकते थे। वो लोग जो अभी आए वो सभी लोग हवा में उड़ रहे थे, जिसका मतलब था कि उन सभी लोगों की शक्तियां दिव्यता लेवल पर थी। ये देखकर वो सभी लोग हैरान थे, लेकिन हैरानी के साथ उनके आंखों में उनके जैसे ताकतवर बनाने की चाह भी दिखने लगी थी। मयंक भी अपनी चमकती हुई आंखों से उन लोगों को देख रहा था। वैसे तो मयंक पिछले दिन ही सीनियर एल्डर्स ओम और कारा से मिला, लेकिन ये पहली बार था जब मयंक किसी भी आदमी को ऐसे हवा में उड़ते देख रहा था। इसलिए ही वो मन ही मन बोला, ये सभी लोग हवा में उड़ सकने में काबिल है, इसका मतलब कि इन सभी की शक्तियां कम से कम दिव्यता लेवल पर होगी। ये कहने के बाद उसने एक लंबी सांस ली और फिर खुद से बोला, क्या पता मैं कभी इनके जैसे अपनी शक्तियों की मदद से हवा में उड़ भी पाऊंगा कि नहीं। मयंक ये सोचते हुए उन सभी लोगों को ही देख रहा था। वहां आने के बाद वो पांचों लोग अपनी नजरें घुमाते हुए सभी को देखते हैं, और जब उन्होंने वहां पर मयंक को भी देखा तब उन्हें थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर वो अपनी हैरानी को काबू करते हुए मुस्कुराने लगे। तभी सीनियर एल्डर ओम मयंक को देखते हुए उससे बोले, मयंक तुम यहाँ पर अपने दोस्तों से आखिरी बार मिलने और उन्हें अलविदा करने आए, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई। मयंक से इतना कहने के बाद वो सभी की तरफ देखते हुए उनसे बोले, तो क्या तुम सब तैयार हो चलने का लिए अपने एक नए और मजेदार सफर पर। उनकी बात सुनकर सभी उन्हें हाँ कहते हैं। सभी को हाँ करते देखकर वो एक बार फिर सबसे बोले, ठीक है फिर, अब क्योंकि तुम सब तैयार हो तो फिर हमें अब चलना होगा। ये कहते हुए वो अपने पास से एक सीटी निकलते हुए बजाते हैं। उनके उस सीटी को बजाते ही उस सीटी से निकलने वाली आवाज पूरे आसमान किसी बदल के गरजने जैसे जुन गई। उस सीटी की आवाज आसमान में गूंजते ही आसमान से काले रंग की एक बहुत ही बड़ी परछाई तेजी उन सभी की तरफ बढ़ते हुए उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। काले रंग की वो बड़ी सी परछाई असल में बहुत ही बड़ी भूरे रंग की चील थी, जिसका लंबाई लगभग 50 फीट से अधिक थी, और वो चील दिखाने में बिल्कुल किसी मॉन्स्टर के जैसी लग रही थी। आसमान से इतने बड़े चील को अपने पास आते देखकर वहां पर उपस्थित सभी योद्धाओं की आंखों में डर और खौफ दिखने लगा, और उसी के साथ उनके चेहरों का रंग पीला पड़ने लगा और उनके माथे से पसीना निकलने लगा। इतने में वो चील एक बार फिर से तेज आवाज निकलती है, और उसकी वो आवाज आसपास किसी गर्जन के जैसे फैल जाती गई। उस चील की वो गरजने जैसी आवाज इतनी तेज थी कि सभी को अपने कानों को अपने हाथों से बंद करना पड़ा। वहां पर कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो उस आवाज को सरकार नीचे जमीन पर गिर गए थे। उस चील के वहां आ जाने से सभी को ऐसे डरते देखकर सीनियर एल्डर ओम आगे बढ़ते हुए उस चील के पास जाते हैं और मुंह मुस्कुराते हुए सभी से बोले, अरे तुम सब ऐसे डरो नहीं, ये चील तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उनकी आवाज सुनकर सभी लोग अपनी आंखें खोलते हुए पहले एल्डर ओम को फिर उस बड़े से चील को देखते हैं जो अपनी बड़ी बड़ी आंख से उनकी तरफ ही देख रही थी।
लेकिन एल्डर ओम के ये कहने के बावजूद भी कि वो चील उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उन्हें डर लग रहा था। और उन्हें डर लगे भी क्यों नहीं, उनकी अब तक की जिंदगी में ये पहली बार था जब उन सभी ने किसी बिस्ट को अपने इतने करीब से देखा हो। ऐसे उन्हें डर लगना तो जाहिर सी बात है। खैर, कुछ देर उस चील को देखने और उसे कुछ न करते देखकर उन सभी का डर थोड़ा कम हुआ, जिसके बाद एल्डोम उन सभी को उस चील के ऊपर बैठने को बोले, क्योंकि वो लोग यहाँ से हायर एकेडमी इस चील पर बैठकर ही जाने वाले थे। असल में एकेडमी ऑफ ग्रेट स्वॉर्डमैनशिप तो बस एक छोटी सी ब्रांच थी द ग्रेट एकेडमी मैरिटल आर्ट्स की, जहाँ हर 10 साल एक बार यहाँ के सबसे अच्छे लड़कों और जीनियस योद्धाओं को ले जाया जाता था। द ग्रेट एकेडमी मैरिटल आर्ट्स यहाँ से बहुत ही दूर था, जहाँ पर किसी साधारण गाड़ी या फिर घोड़ों से जाने में कई महीनों का समय लग सकता है। इसलिए ही सीनियर एल्डर्स यहाँ से उनको ले जाने के लिए एक उड़ने वाली बिस्ट का इस्तेमाल कर रहे थे। इस चील की उड़ने की रफ्तार बहुत ही ज्यादा थी और उन सभी को बहुत ही कम समय में द ग्रेट एकेडमी मैरिटल आर्ट्स तक पहुंचा सकती थी। आखिर कौन गया था आज से 3 साल पहले मयंक के बड़े भाई शशि को ढूंढने के लिए, और अब तक वो क्यों नहीं आया वापस? क्या होगा जब विनीता और अर्पिता दोनों चली जाएंगी यहाँ से द ग्रेट एकेडमी मैरिटल आर्ट्स के लिए? कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मयंक एवेटर ऑफ न्यू लॉर्ड, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 53, एक नया सफर। उस चील के वहां पर आते ही सभी को अपने अंदर डर महसूस होने लगा, लेकिन जब उन सभी लोगों ने देखा कि एल्डोम कितनी आराम से उस बड़े से चील के पास जाकर उसके फरों को सहला रहे हैं और वो चील उन्हें कुछ नहीं कर रहा, तब धीरे धीरे करके वो सब भी उस चील के पास जाने लगे। सबसे पहले उस चील के पास तलवार बाहु कबीले का अंशुमान जाता है और डरते हुए लेकिन धीरे धीरे अपने हाथों को आगे बढ़ते हुए एल्डोम के जैसे उस चील के फर को सहलाने लगता है। अंशुमान को उस चील के पास जाकर उसके फरों को ऐसे सहलते और उस चील को अंशुमान के साथ कुछ न करते देख एक करके सभी लोग उस चील के पास चले गए और अंशुमान की ही तरह उस चील के भूरे रंग के मुलायम फरों को सहलाने लगे। और देखते ही देखते वो सभी उस चील के ऊपर बैठ गए थे। अर्पिता और विनीता अभी भी अभिलाष और मयंक के पास खड़ी हुई सभी को उस बड़े से चील के फरों को सहलाते और एक एक करके उन्हें उस चील के ऊपर बैठते देख रही थी। तभी उन्हें सिया और विशाखा की आवाज पड़ी, जो उनसे बोल रही थी, अरे तुम दोनों यहीं पर रहना चाहती हो क्या? जल्दी से आ जाओ, यहाँ से सब कुछ कितना अच्छा दिख रहा है। विशाखा और सिया की बात सुनकर अर्पिता और विनीता मयंक और उसके पास खड़े अभिलाष और विकास को बाय बोलती हुई वहां से जाने लगती। उन दोनों को वहां से जाते देखकर अभिलाष और बाकी सब भी उन्हें अपना हाथ हिलाते हुए मुस्कुराकर उन्हें बाय बोलने लगे। भले ही उस समय पर वो सब भी लोग अर्पिता और विनीता को वहां से जाते देखकर मुस्कुरा रहे हो, लेकिन उन सभी को अपने अंदर उन दोनों से दूर होने का दर्द भी था, जो उनके आंखों में साफ साफ देखा जा सकता था। देखते ही देखते बाकी सभी की ही तरह अर्पिता भी उस चील के ऊपर चढ़ गई और अब केवल विनीता ही बची हुई थी, जो अभी उस चील के पास खड़ी होकर चील के ऊपर बैठे सभी को देखते हुए कुछ सोच रही थी। विनीता, तुम अभी क्या सोच रही हो? आओ ना ऊपर। अर्पिता की आवाज सुनकर पता नहीं विनीता को क्या हुआ, लेकिन वो उसकी तरह उस चील के ऊपर बैठने के बजाय पीछे मुड़ी और दौड़ते हुए जाकर मयंक के सामने खड़ी हो गई। विनीता को उस चील पर बैठने बजाय अपने पास आया देखकर मयंक को कुछ समझ नहीं आया और वो उससे कुछ पूछने ही वाला था कि तभी विनीता ने कुछ ऐसा किया कि मयंक को कुछ समझ में नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। विनीता ने मयंक के कुछ कहने से पहले ही उसने उसको अपने बाहों में भरकर उसके गले लग गई थी। विनीता के ऐसा करने की वजह से मयंक की धड़कनें बहुत तेज हो गई और उसका पूरा शरीर धीरे धीरे करके गर्म होने लगा, जिसके चलते मयंक उस समय जोर जोर से सांसें लेने लगा। तभी मयंक, मैं तुम्हारा वहां पर इंतजार करूंगी, तुम जितनी जल्द हो सके वहां पर आना, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रहना चाहती। मयंक से इतना कहने के बाद विनीता पास में ही खड़े मयंक के बॉडीगार्ड नीरज को देखते हुए उससे बोली, अंकल आप प्लीज मयंक का ध्यान रखना और उससे कुछ मत होने देना। उन दोनों से इतना कहने के बाद वो बिना उनकी कोई बात सुने पीछे मुड़ते हुए सीधे उस चील के ऊपर जाकर बैठ जाती है, जबकि मयंक अपनी हैरत भरी आंखों में कम फ्यूजन के साथ विनीता को उस चील पर जाकर बैठते देखता रहा। उसे समझ में नहीं आया कि अभी उसके साथ क्या हुआ और विनीता के उससे ये कहने का क्या मतलब था कि वो वहां पर उसका इंतजार करेगी। लेकिन मयंक को ये सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला, क्योंकि विनीता के उस चील पर बैठने के बाद ही एल्डोम बोले, अब क्योंकि सभी इस चील पर बैठ गए तब फिर हमें यहाँ से चलना चाहिए। इतना कहने के बाद वो भी जाकर के उस चील के ऊपर बैठ गए। एल्डोम के उस चील पर बैठते देखकर एल्डकरा मयंक के पास गए और उसे एक टोकन देते हुए उसे कुछ कहा, जिसके बाद वो और भद्रा भी जाकर उस चील के ऊपर बैठ जाते हैं। उन सभी के उस चील पर बैठ जाने के बाद वो बड़ा सा
चील अपने दोनों पंखों को ऊपर उठाते हुए उन्हें फड़फड़ाना शुरू करता है और उसके ऐसा करते ही वहां पर उसके पंखों के फड़फड़ाने की वजह से निकली हुई हवा किसी आंधी की तरह आसपास की धूल और पत्तों को उड़ने लगती है, जिसके बाद भूरे रंग की वो बड़ी सी चील एक तेज आवाज के साथ ऊपर हवा में ऊपर उठने लगी और फिर अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वहां से दूर जाने लगती है। मयंक अपने जगह पर किसी पुतले के जैसे खड़े होकर उस चील को खुद से दूर जाते हुए देख रहा था। वो चील तेजी से आसमान की तरफ बढ़ते हुए छोटा होता गया और फिर देखते ही देखते एक समय ऐसा आया जब वो बड़ा सा चील सभी के आंखों से ओझल होते हुए बदलों से भरे उस नीले और सफेद आसमान में कहीं गायब हो गया। उस चील के अपने नजरों से गायब हो जाने के बाद मयंक अपने हाथों को ऊपर करते हुए उसमें रखे नीले रंग के एक टोकन को देखते हुए बोला, ये टोकन एल्डर कारा ने मुझे क्यों दिया? और उनके ये कहने का यह मतलब था कि जब मैं द ग्रेट एकेडमी मैरिटल आर्ट्स में पहुंचूंगा तब मैं समझ जाऊंगा। असल में एल्डर कारा उस चील पर जाकर बैठने से पहले मयंक के पास आकर उसे ये टोकन दिया था। तब मयंक ने उनसे ये पूछा कि ये टोकन क्या है। तब एल्डर कारा ने मयंक को उस टोकन के बारे में कुछ न बताते हुए उससे बस बोले, जब तुम द ग्रेट एकेडमी मैरिटल आर्ट्स में आओगे तब तुम इस टोकन का इस्तेमाल करना, उस समय पर तुम्हें पता चल जाएगा कि ये टोकन क्या है। मयंक अभी उस टोकन को देख ही रहा था कि तभी उसे हेडमास्टर संजना की आवाज सुनाई देती है, तुम सब चिंता मत करो, वरिष्ठ ओमकारा और भद्रा उन्हें कुछ नहीं होने देंगे और सही सलामत उन्हें ही ग्रेट एकेडमी मैरिटल आर्ट्स में पहुंचा देंगे। अचानक से अपने कानों में पड़ी हेडमास्टर संजना की आवाज को सुनकर मयंक अपना सिर उठाते हुए उनकी तरफ देखा जो अभी उनकी तरफ ही देख रही थी। इतना कहने के बाद माँ छोटी ईसर संजना मयंक और अभिलाष की तरफ देखते हुए उनसे बोली, मयंक और अभिलाष, तुम दोनों ने प्रतियोगिता के अंदर सच में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और तुम दोनों सच में मुकाबला करने में बहुत अच्छे हो और तुम दोनों की शक्तियां भी बहुत अधिक है, लेकिन इतनी शक्तियां और तुम्हारी मुकाबला करने की ये स्किल्स केवल इस जगह पर ही बहुत अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हें द ग्रेट एकेडमी मैरिटल आर्ट्स जाना है तब तुम्हें और बेहतर बनना होगा, क्योंकि उस जगह पर केवल इतनी शक्तियों की मदद से तुम टिक नहीं पाओगे। इसलिए तुम्हें अपनी शक्तियों को जितनी जल्द से जल्द हो सके बढ़ाकर अपने चक्रों को जागृत करके चक्रीय लेवल -5 पर पहुंचना होगा। उनसे इतना कहने के बाद वो थोड़ी देर रुकते हुए एक बार फिर उनसे बोलती है, तुम दोनों समय से हर महीने एकेडमी आकर अपने साधना को बेहतर बनाने के लिए रिसोर्स ले जाना। मिस संजना की बात सुनकर मयंक और अभिलाष दोनों हामे में जवाब देते हुए अपना सिर हिलाते हैं। उन दिनों को इतना बताने के बाद वो पीछे मुड़ते हुए एल्डर धनविराज को देखती है और फिर वो दोनों अपने जगह से धीरे धीरे हवा में ऊपर उठते हुए उड़ने लगे और वहां से चले गए। उनके वहां से जाने के बाद मयंक और उसके साथ आए बाकी सब भी अपने घोड़ों पर बैठकर वहां से वापस साहनी परिवार के लिए निकल जाते हैं। वापस आते हुए मयंक पूरे समय केवल विनीता के बारे में ही सोच रहा था। खैर, उन सभी को अकेडमी से वापस साहनी परिवार आने में रात हो गई, इसलिए मयंक आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया। अगले दिन मयंक अपने पापा के पास गया क्योंकि राजा किशोर ने उसे बुलाया था। मयंक उनके पास जाने के बाद देखा कि वहां पर उसके पापा के अलावा एक आदमी भी उपस्थित है जो राजा किशोर के साथ ही बैठकर चाय पी रहा था। मयंक उस आदमी को देखते ही पहचान गया क्योंकि वो आदमी वरुण प्रभाषी थे जो साहनी परिवार के बाजारों से जुड़े सभी कामों को संभालते थे। खैर, मयंक उन दोनों के पास जाते हुए अपना सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करता है। मयंक को वहां पर आया देखकर राजा किशोर उसको अपने पास बैठने का इशारा करते हुए उससे पूछते हैं, बेटा मयंक, क्या तुम इन्हें जानते हो? जी हाँ पापा, मैं इन्हें जानता हूँ, मयंक अपने पापा के सवाल के जवाब में कहता है। मयंक का जवाब सुनकर राजा किशोर अपना सिर हिलाते हुए एक बार फिर मयंक से बोले, आज तुम इनके साथ जाओ और आने वाले कुछ दिनों तक तुम इनके साथ ही रहना और तुम अपने लिए जो लेना चाहते हो वो इन्हें बता देना, ये तुम्हें दिला देंगे। इसके अलावा ये तुम्हें बहुत सी चीजें दिलाएंगे जो तुम अपने पास रख लेना। अपने पापा की बात सुनकर मयंक कंफ्यूज होते हुए उनसे पूछता है, लेकिन पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ पहले से ही है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है इसलिए तुम अपने जरूरत का सब कुछ ले सकते हो, क्योंकि बहुत जल्द ही तुम्हें एक सफर के लिए जाना होगा। ये पहली बार होगा जब तुम किसी सफर पर जाओगे, इसलिए तुम्हारे पास एक सफर पर जाने के लिए कोई सामान नहीं है। एक सफर? लेकिन पापा मुझे कहाँ पर जाना होगा और मैं किसी सफर पर क्यों जाऊंगा? अपने पापा की बात सुनकर मयंक उनसे पूछता है, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि तुम्हें कहाँ पर और किस कारण से जाना हुआ, इसलिए तुम अभी बस अपनी यात्रा में इस्तेमाल आने वाले और जरूरत के सामने को इकट्ठा करने पर ध्यान दो। इतना कहने के बाद वो रुकते, जिसके बाद वो एक बार फिर उससे कहते हैं, एल्डर धनविराज के साथ जाने से पहले तुम अपने साथ नीरज को भी ले लेना, क्योंकि मैंने उससे बता
दिया है कि तुम्हें तुम्हारे सफर के लिए कौन कौन सी चीजों को जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो तुम्हें सब बता देगा। इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो तुम एल्डर धनविराज को बता देना। मयंक को कुछ ज्यादा समझ में तक हो नहीं आया कि उसके पापा उसे कौन से सफर पर और कब भेजने वाले थे, लेकिन फिर मयंक उनके बातों को मानते हुए अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उन्हें इस बात के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद राजा किशोर ने मयंक को कुछ और बातें बताई जिसे समझते हुए मयंक उन्हें हाँ करता है। ऐसे ही कुछ देर तक मयंक अपने पापा से बात करते रहता और फिर वहां उस कमरे से बाहर चला जाता है। आखिर एल्डर ओम ने मयंक को जो टोकन दिया वो कैसे आएगा काम मयंक के, और विनीता ने मयंक गले लगने के बाद क्यों कहा ये कि वो करेगी उसका इंतजार। आखिर कौन से सफर पर भेजने वाले थे राजा किशोर अपने बेटे मयंक को, और क्या होगा उस सफर के मयंक के साथ, कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मयंक एवटार ऑफ न्यू लॉर्ड सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 54 दवाएं और एनर्जी गोलियां। मयंक अपने पापा की बात मानते हुए उस कमरे से बाहर आने के बाद नीरज के पास चला गया, जो साहनी परिवार के हवेली बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। वहां जाने के बाद मयंक ने देखा कि नीरज ने अपने पीठ पर एक बड़ा सा बैग टांगे खड़ा होकर उसकी तरफ ही देख रहा था। नीरज के पास जाने के बाद मयंक ने उससे पूछा, अंकल आपने ये बैग क्यों टांगा हुआ है और पापा हमें किस सफर पर भेजने वाले हैं, क्या आप इस बारे में कुछ जानते हो? उद्धरण चिन्ह। मयंक का सवाल सुनकर पहले तो नीरज ने कुछ सोचा, जिसके बाद उसने मयंक से कहा, मयंक तुम अरे पापा ने मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन उनकी बातों से जितना मुझे समझ में आया वो तुम्हें किसी खास जगह पर भेजना चाहते हैं जहां पर जाने के बाद तुम्हारी साधना में बहुत ही ज्यादा सुधार आएगा। मेरी साधना में तेजी से सुधार आएगा। तो क्या आप ऐसे किसी जगह के बारे में जानते हो जहां मैं ये कर सकता हूं? मयंक नीरज की बात को दोहराते हुए उससे पूछता है। नहीं, नीरज ने मयंक के इस सवाल का सीधे सीधे जवाब दिया और फिर उससे बोला, क्योंकि अगर मैं ऐसे किसी जगह के बारे में जानता तो फिर मैं अब तक इसी लेवल पर नहीं रहता। नीरज मयंक से मुस्कुराए हुए कहता है। नीरज की बातों को सुनकर मयंक समझ गया कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वो आगे नीरज से कुछ नहीं पूछता और वो दोनों वहां से एल्डर वरुण प्रभाशी के पास चले गए और उनके पास जाने के बाद वो दोनों उनके साथ ही वहां से बाजार के लिए निकल गए। साहनी परिवार से निकलने लगभग 2 घंटे बाद वो लोग बाजार में पहुंच गए, जहां चारों तरफ भीड़ लगी हुई देखकर मयंक थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि मयंक आज पहली बार बाजार में आया था। मयंक पहली बार बाजार में आया और इसलिए ही ऐसा नजारा और वहां की वो भीड़ उसके लिए बहुत ही नया था और इसलिए वो थोड़ा हैरान हुआ। खैर, मयंक एल्डर वरुण प्रभाशी और नीरज के साथ बाजार के अंदर जाता गया, जहां पर उसने देखा कि बाजार के सभी लोग उन्हें ही देखते हुए बात कर रहे थे। मयंक ने सुना कि एक आदमी अपने पास में ही खड़े आदमी से बोला, अरे भाई, ये तो साहनी परिवार के एल्डर वरुण प्रभाशी है ना? हाँ, तुमने ठीक कहा, ये वही है, लेकिन उनके साथ में चल रहा वो लड़का और वो आदमी कौन है? वो दूसरा आदमी उस पहले वाले आदमी का जवाब देते हुए उससे पूछता है, जिसके जवाब में उन्हीं के पास में ही खड़ा एक तीसरा आदमी बोला, तुम इस लड़के को नहीं जानते? अरे ये वही लड़का जिसने एकेडमी प्रतियोगिता के अंदर उस दिन अपने भाले की शक्तियों को जागृत किया और उसके भाले के सामने सभी हथियार झुक गए थे। क्या ये लड़का सच में वही? इसका मतलब ये लड़का साहनी परिवार का वही जीनियस लड़का मयंक है? वो दूसरा लड़का हैरान होते हुए कहता है। एक तरफ वो सभी लोग उन्हें उस बाजार में देखकर हैरान हो रहे थे, जबकि मयंक और उसके साथ चल रहे नीरज और वरुण को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मयंक को अपने बारे में ऐसी बातें सुनने की आदत हो गई थी। खैर, मयंक, नीरज और वरुण सभी बातों को इग्नोर करते हुए बाजार के अंदर गए। मयंक को उस बाजार में लगी भीड़ को देखकर उसकी हैरानी और बढ़ती गई। मयंक ये देखकर हैरान था कि बाजार के हर दुकान पे छोटे उत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई है और वो लोग उन दुकानों में रखे सामानों को देखकर खरीद रहे थे। मयंक, एल्डर वरुण प्रभाशी और नीरज तीनों लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बाजार के कुछ अंदर चले गए। तभी मयंक की नजर एकदम छोटे उकान के आगे लगे बोर्ड पर लिखे शब्दों पर पड़ा और वो उस बोर्ड पर लिखे शब्दों को पढ़ते हुए बोला, दिव्य दवाएं और एनर्जी गोलियों का घर। मयंक उस बोर्ड पर लिखे उन शब्दों को पढ़ने के अपने जगह पर ही रुक गया। तब बड़ी ही एल्डर वरुण मयंक को रुकते और उस दुकान के आगे लगे बोर्ड पर लिखे शब्दों को पढ़ते देख उससे पूछे, क्या हुआ मयंक, क्या तुम्हें उस दुकान में जाकर कुछ लेना है? उनकी बात सुनकर मयंक अपना सिर ना हिलाता हुए उन्हें कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी बोल पाता उससे पहले ही उनके साथ चल रहा नीरज बीच में ही बोल पड़ा, हाँ मेरा मतलब मुझे कुछ दवाइयाँ चाहिए, और क्योंकि हम इस दुकान के पास ही है तो फिर क्यों ना हम अभी उन दवाइयों को यहाँ से अभी खरीद ले। तुम्हें कुछ दवाइयाँ चाहिए? हम
ठीक है, फिर चलो इस दुकान के अंदर चले तुम्हारे उन दवाइयों के लेने के लिए। एल्डर वरुण प्रभाषी नीरज को बात सुनकर उस ए बोले, जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए उस दुकान की तरफ जाने लगते हैं। उनको उस दुकान के अंदर जाते देखकर मयंक और नीरज भी उनके पीछे चलते हुए उस दुकान के अंदर चले गए। उस दुकान के अंदर जाते ही मयंक को अपने नाकों में उस दुकान के अंदर रखी दवाइयों से निकलने वाली खुशबू गई और दवाइयों को उस खुशबू को सूंघने भर से ही मयंक को अपने शरीर के अंदर एक ताजगी महसूस होने लगी। उस दुकान के अंदर जाने के बाद मयंक ने देखा कि उस छोटे दुकान के अंदर बहुत सारे लोग काउंटर के दूसरी तरफ खड़े लड़कों और लड़कियों से बात कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मयंक, एल्डर वरुण और नीरज को उस दुकान के अंदर आते देखा तब वो सभी लोग उन्हें ही देखने लगे। एल्डर वरुण मयंक और नीरज को अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हुए एक काउंटर पर पहुंच गए, जहां पर एक खूबसूरत सी लड़की नीले रंग की कपड़े पहने खड़ी हुई अपना कुछ काम कर रही थी। जब वो तीनों लोग उस काउंटर के पास पहुंचे तब उसका काउंटर के पास खड़ी लड़की ने अपनी नजरें ऊपर उठाते हुए अपने सामने खड़े 3 आदमियों को देखी और उन्हें देखते ही वरिष्ठ वरुण को जूनियर नीतू का प्रणाम। वो लड़की अपने सिर को झुकाते हुए उनसे बोलती है, वरिष्ठ आप यहाँ पर आए, क्या आपको कुछ जरूरी काम था जो आप इधर आए? वो लड़की एल्डर वरुण से बोली, हाँ, हमें तुम्हारे टीचर अल्केमिस्ट भरत से मिलना है, तो क्या तुम हमें उनके पास लेकर चलोगी? जी वरिष्ठ, आप मेरे साथ आए। जिसके बाद वो लड़की उन्हें एक कमरे में ले जाते हुए उन्हें उस कमरे में रखे सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए एक बार फिर उनसे बोली, मैं टीचर को अभी बुलाकर लाती हूँ, तब तक आप यहीं पर बैठे। जिसके बाद वो लड़की उन्हें उस कमरे में छोड़कर ही उस कमरे से बाहर चली गई और उस लड़की के उस कमरे बाहर जाने के लगभग 20 मिनट के बाद सभी को अपने कानों में किसी के चलने पर आ रही पैरों की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर मयंक, वरुण और नीरज तीनों एक साथ अपनी नजरें उस आवाज की दिशा में घूमते हुए देखते हैं और उन्हें वहां से वही लड़की आती हुई दिखाई दी जो अभी कुछ देर पहले उन्हें यहां पर लाई थी। उन्होंने देखा कि उस लड़की के पीछे सफेद रंग के सादे कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए चलता हुआ उनकी तरफ ही आ रहा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अल्केमिस्ट भरत, जिनसे मिलने के लिए सभी यहां पर आए थे। भरत उनके सामने आने के बाद एल्डर वरुण के सामने अपना सिर झुकाते हुए प्रणाम करा, जिसके बाद वो पास में ही रखी खाली कुर्सी पर बैठते हुए उनसे, वरिष्ठ आपको कुछ बहुत ज्यादा जरूरी काम था क्या जो आप खुद यहाँ पर आए? मुझे बुला लिया होता मैं खुद आपके पास आ जाता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कुछ खास जरूरी काम नहीं था, बल्कि हम बस यहाँ से गुजर रहे थे कि तभी इन्हें तुम्हारा ये दवाई घर दिखा और क्योंकि इन्हें यहाँ से कुछ लेना था तो बस हम यहाँ पर आ गए। एल्डर वरुण मयंक और नीरज की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं। एल्डर वरुण की बात सुनकर अल्केमिस्ट भरत उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं, लेकिन वो उन दोनों लड़कों को पहचान नहीं पाते, इसलिए ही वो एल्डर वरुण से उनके बारे पूछते हैं, जिसका जवाब एल्डर वरुण देने के लिए अपना मुंह खोलते उससे पहले ही वो लड़की वहां पर वापस आ गई जिसने उन्हें यहाँ पर लाया था। उस लड़की ने अपने हाथों में चाय और प्याली से भरा एक बर्तन पकड़ हुआ था। खैर, वो लड़की वहां आने के बाद सभी को चाय प्याली में निकलते हुए देती है और फिर अल्केमिस्ट भरत के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। एल्डर वरुण अपने सामने रखे चाय को उठाते हुए उसकी एक चुस्की लेने के बाद, तुम इस लड़के को नहीं जानते, ये साहनी परिवार के हेड राजा किशोर के छोटे बेटे मयंक है। मयंक नाम सुनकर वो कुछ याद करने की कोशिश करते हुए सोचते तभी उनके चेहरे के भाव गंभीर हो गए और अपने आंखों में हैरानी के साथ मयंक को देखने लगे। केवल अल्केमिस्ट भरत ही नहीं बल्कि उनके पीछे खड़ी वो लड़की भी अपने आंखों में हैरानी के साथ मयंक को देख रही थी। उन दोनों ने भले ही आज से पहले कभी मयंक को न देखा ओह, लेकिन बाजार में रहते हुए उन्होंने बहुत से लोगों के मुंह से मयंक और एकेडमी प्रतियोगिता में उसके प्रदर्शन के बारे में सुना था, इसलिए ही वो मयंक के बारे में जानते और आज जब मयंक खुद उनके से खड़ा था तब उन्हें उसे देखकर हैरानी हो रही थी। अल्केमिस्ट भरत और उस लड़की ने मयंक की ताकत और शक्तिशाली होने की जैसी बातें सुनी थी, उससे उन्हें लगा था कि मयंक जरूर कोई बड़ा और हट्टा कट्टा नौजवान लड़का होगा, लेकिन मयंक तो बस एक 16 साल का छोटा सा मासूम चेहरे वाला लड़का निकाला। खैर, कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद नीरज ने अपने पास से एक कागज निकलते हुए अल्केमिस्ट भरत को दिया, जिस पर कुछ दवाइयों और गोलियों के नाम लिखे हुए थे। अल्केमिस्ट भरत नीरज के हाथों से उस कागज को लेते हुए उस पर लिखे शब्दों को पढ़कर अपना सिर हिलाते हुए नीरज से बोले, हम आपके इस कागज में लिखी सारी दवाएं तो मिल जाएंगी सिवाय रेड मशरूम हाई एनर्जी पिल के। उद्धरण चिन्ह, क्योंकि वो गोली एक ग्रेड -3 की गोली है और इस गोली को बनाने में बहुत सी दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है और हम ये गोली किसी के कहने पर ही बनाते हैं। अल्केमिस्ट भरत की बात को समझा हुए नीरज अपना सिर हिलाया, जिसके बाद वो अपने पास से एक कार्ड निकलते हुए उनकी तरफ बढ़ा दिया।
अल्केमिस्ट भरत उस कार्ड को अपने हाथों में लेते हुए देखे और उन्हें दिखाई दिया कि उस कार्ड पर सुनहरे रंग के 10 लकीरें बनी हुई थी। अल्केमिस्ट भरत उस कार्ड बने 10 सुनहरे लकीरों को देखकर उनकी आंखों में चमक आ जाती है। जैसे हमारी दुनिया में एटीएम कार्ड काम करता है, वैसे ही उस दुनिया में वो कार्ड काम करता था। एस्कर पर बन एक सुनहरे लकीर का मतलब 10,000 सोने में सिक्के होते हैं। नीरज ने जो कार्ड भरत को दिया उस कार्ड पर 10 सुनहरे लकीर बने हुए थे, जिसका मतलब उस कार्ड में 1,00,000 सोने के सिक्के, इसलिए ही इस कार्ड को देखने का बाद अल्केमिस्ट भरत के आंखों में चमक आ गई। खैर, नीरज से वो कार्ड और उस कागज को लेने के बाद वो उस कागज और इस कार्ड को अपने पीछे खड़ी लड़की को देते हुए उससे उस कागज में लिखे सभी दवाइयों और गोलियां लाने को कहते हैं। अपने टीचर की बात मानते हुए वो लड़की भी बिना देरी के उनके हाथ से उस कागज और वो कार्ड लेने के बाद वहां से चली गई। राजा किशोर अपने बेटे मयंक को नीरज के साथ आखिर कहाँ भेजने वाले हैं और क्या होगा जब मयंक जाएगा साहनी को छोड़कर, कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मयंक एवेटर ऑफ न्यू लॉर्ड सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 55 अनजान लड़की से मुठभेड़। अल्केमिस्ट भरत के हाथों से वो कागज और कार्ड लेने के बाद वो लड़की उस कमरे से चली गई, जबकि बाकी सभी लोग इस कमरे में ही बैठे कुछ बात कर रहे थे। उस कमरे से बाहर जाने के बाद लगभग आधे घंटे बाद वो लड़की अपने हाथों में एक बॉक्स ला छोटी वापस उस कमरे में आए और अपने हाथों में पकड़े उस बॉक्स और नीरज का दिए हुए कार्ड को सामने टेबल पर रख देती है। उस लड़की के उस बॉक्स को टेबल पर रख देने के बाद नीरज उस बॉक्स को खोलते हुए उसमें रखी सभी दवाइयों और गोलियां की जांच की और जब उसे सब कुछ सही लगा तब उसने मुस्कुराते हुए उस बॉक्स को उस टेबल से उठते हुए अपने बैग के अंदर रख लिया। उस बॉक्स को अंदर रखने के बाद नीरज अपने दिए हुए कार्ड को उठाते हुए देखा और वो हैरान रह गया। उसकी वजह उस कार्ड पर दिख रहे सुनहरी लकीरें थी। कुछ समय पहले उस कार्ड पर बनी 10 सुनहरी लकीरें अब घटकर 8 हो गई थी। नीरज ये देखकर हैरान रह गया और खुद से मनहीना बोला, परिवार हेड ने मुझे ये कार्ड दिया ताकि मैं उनका बताया हुआ सारा सामान खरीद सकूं, लेकिन यहाँ पर तो मुझे बस दवाइयाँ और एनर्जी गोलियां खरीदने में ही 20,000 सिक्के कैच करने पड़े। सच में ऐसी एनर्जी गोलियां बहुत ही महंगी होती, तभी तो कोई आम आदमी ऐसी गोलियां कभी खरीद नहीं पाता। नीरज उस कार्ड को देखकर हैरान होते देखकर भरत मुस्कुराते हुए उससे बोले, आप इतना हैरान ना हो, इस कार्ड से रेड मशरूम हाई एनर्जी पिल की कीमत पहले ही काटी जा चुकी, ऐसे में जब वो गोली तैयार होगी तब हमारे द्वारा आपके पास वो गोली पहुंचा दी जाएगी। अल्केमिस्ट भरत की बात सुनकर नीरज एक गहरी सांस लेते हुए खुद को थोड़ा शांत करता है। नीरज को लगा कि 20,000 सिक्के केवल वहां पर लाए उन दवाइयों और गोलियां की ही कीमत होगी और उसे रेड मशरूम हाई एनर्जी पिल के लिए भी भुगतान करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तब तो शायद नीरज को उस पिल के लिए और लगभग 5,000 सिक्के खर्च करने पड़ जाते, क्योंकि वो भरत की बायों से समझ गया कि उस पिल को बनाने में बहुत ही ज्यादा खर्च आता होगा और नीरज को वो गोली एक नहीं बल्कि पूरे 10 गोलियां लेनी थी। खैर, वहां से दवाइयां और एनर्जी गोलियां प्राप्त करने के बाद मयंक और नीरज दोनों एल्डर वरुण के साथ उस कमरे से बाहर आ गए। अल्केमिस्ट भरत भी उन्हें बाहर तक छोड़ने के लिए आ रहे थे, लेकिन एल्डर वरुण ने उन्हें मना कर दिया। वो तीनों कमरे से निकलने के बाद उस दवाई घर से बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। वो तीनों लोग बिना अपने चारों तरफ देखे सीधे इस दरवाजे की ओर ही बढ़ते जा रहे थे ताकि वो सब यहां से बाहर निकल सके। मयंक भी एल्डर वरुण और नीरज के साथ उस दरवाजे की ओर तेजी से बढ़ ही रहा था कि तभी वो किसी से टकरा गया और टकराने की वजह से उस आदमी के हाथों में पकड़ा बॉक्स नीचे जमीन पर गिर जाता है। उस बॉक्स के नीचे जमीन पर गिरते ही उस बॉक्स में रखी हुई बोतल जो कांच से बनी हुई थी वो टूट गई और उसमें भरा हुआ सारा लिक्विड वही उस जमीन के फर्श पर फैल जाती है। मयंक जल्दी से खुद को संभालते हुए उसे व्यक्ति को देखने के लिए अपना सिर घुमाया ताकि वो उससे पूछ सके कि वो ठीक था या नहीं, लेकिन जब उसकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी जिससे वो टकराया था तब वो उससे कुछ बोल ही नहीं पाया और बस एकटक उसे ही निहारता रह गया। उसने देखा कि वो जिससे टकराया वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक लड़की थी जिसने गुलाबी रंग के कपड़े पहन रखे और उसका चेहरा एक कपड़े से ढका हुआ था, जिस वजह उस समय उस लड़की की बस गुलाबी रंग की आंखें और उसके काले बाल ही दिखाई दे रही थी। मयंक उस लड़की की खूबसूरती को देखा कर एक पल के लिए कहीं खो गया और उससे आसपास का कोई सुध नहीं रहा कि वो क्या कर रहा है। तभी जिस लड़की से वो टकराया था वो लड़की उसकी तरफ देखते हुए गुस्से भरी आवाज में उससे बोली, अंधे हो क्या, देखकर नहीं चल सकते तुम? मुझे माफ कीजिएगा मिस, मुझसे गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं किया। आप? मयंक होश में आते हुए उस लड़की से बोलता है, मैं तुम्हें माफ कर दूं? तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? वो एक बार फिर मयंक पर गुस्सा करते हुए कहती है।
वहीं उस लड़की को मयंक के ऊपर चीते और गुस्सा करते देखकर आसपास बहुत से लोग उन्हें घेरते हुए खड़े हो गए और आपस में बात करने लगे, अरे ये साहनी परिवार का मयंक है न, लेकिन ये लड़की कौन है? ये लड़की तो वही लड़की है न जो अभी कुछ देर पहले ही बहुत सारी दवाएं और एनर्जी लिक्विड खरीदी थी, लेकिन ये लड़की राजकुमार मयंक पर क्यों गुस्सा कर रही है? दूसरा आदमी बोला, तुमने देखा नहीं क्या मयंक उस लड़की से टकरा गया और उस लड़की की खरीदी हुई सारी दवाएं और एनर्जी लिक्विड फर्श पर गिर गई है, वो देखो वहां पर उन्हीं के पास में खड़ा। एक और आदमी बोला, तो वही मयंक अभी भी उस लड़की से माफी ही मांग रहा था, जबकि वो लड़की मयंक पर गुस्सा करती जा रही थी कि तभी नीरज आगे आते हुए मयंक के पास जाता है और उस लड़की को शांत होने का इशारा करते हुए ससे कहता है, देखिए मिस, मेरे साथी से जो गलती हुई उसके हम आपसे माफी मांगते हैं, और बात रही अपने निशान की, हम उसकी भरपाई कर देंगे। क्या कहा तुमने? तुम मेरी हुई नुकसान का भरपाई कर दोगे? तुम क्या कोई बहुत अमीर आदमी हो? तुम्हें पता भी है मेरी अभी जो दवाइयाँ और एनर्जी लिक्विड बर्बाद हुआ वो कितना महंगा था? वो लड़की नीरज से बोलती है। उस लड़की की बात सुनकर नीरज कुछ बोलने ही वाला था कि तभी पीछे से उसके कंधे पर एक हाथ पड़ा, जिसे महसूस करके वो रुक गया, जिसके बाद एल्डर वरुण उस लड़की की तरफ देखते हुए उससे बड़े ही शांत आवाज में बोले, मिस आप प्लीज शांत हो जाए, हम आपके सभी नुकसानों का भरपाई कर देंगे। एल्डर वरुण को आग आया देखकर वहां आसपास में खड़े लोगों के बीच बातें होने लगी और वो कहने लगे, क्या ये साहनी परिवार के एल्डर वरुण है? अरे हाँ, ये तो वही है। तुमने ठीक कहा, ये आदमी एल्डर वरुण ही है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही वो मयंक और उस आदमी के साथ यहाँ पर आए और देखो वो खुद आगे आकर मयंक को बचा रहे हैं। वही उस लड़की ने जब एक और आदमी को आगे आकर मयंक को बचाते देखा, उस लड़की का गुस्सा और बढ़ गया, जिसके चलते उस लड़की के शरीर रस से बहुत सारी शक्तियां निकलने लगी और फिर वो लड़की अपनी शक्तियों को अपने हाथों में इकट्ठा करते हुए उस आदमी की तरफ हमला कर देती है। उस लड़की के शक्तियों के हमले को अपने तरफ बढ़ते देखकर एल्डर वरुण अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए उसे बीच में ही रोककर उसे निष्क्रिय कर देते हैं। अपने हमले को उस आदमी के द्वारा ऐसे निष्क्रिय करते देखकर को लड़की अपने पीछे की तरफ मुड़कर वहां खड़े कुछ आदमियों को देखी और चिल्लाते हुए उनसे बोली, तुम सब वहां पर खड़े क्यों हो? इन्होंने मेरी एनर्जी लिक्विड की बोतल तोड़ी, इसलिए जाओ मारो इन्हें। उस लड़की के इतना कहते ही उसके पीछे खड़े आदमियों में से एक आगे आया, लेकिन वो आदमी सामने खड़े उन लोगों पर हमला करने के बजाय उस लड़की के पास गया और फिर उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोला, मिस तान्या आप प्लीज शांत हो जाए, क्योंकि ये लड़का और उसके साथ खड़ा आदमी कोई आम आदमी नहीं है। इसका क्या मतलब है? वो लड़की जिसका नाम तान्या था वो उस आदमी की बात सुनने के बाद उससे पूछती है, जिस पर उस आदमी ने उसको बताया, ये लड़का साहनी परिवार का वो जीनियस लड़का मयंक है और उसके साथ वो आदमी साहनी परिवार एक एल्डर। उद्धरण चिन्ह। जब तान्या मयंक पर गुस्सा कर रही थी तब उस आदमी ने अपने आसपास खड़े लोगों की बात सुन ली, इसलिए ही उसे पता चला गया उसके सामने खड़े वो लोग कौन थे। खैर तान्या ने जब उस आदमी की बात सुनी तब वो अपने पैर पटकते हैं छोटे हुए मयंक और उसके आगे खड़े उन दोनों लोगों को गुस्से भरी नजरों से देखने लगी और मनहिना उसे गली देने लगी। तान्या को इतना गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि मयंक की टकराने की वजह से तान्या की सभी दवाइयां और एनर्जी बड़ी ही लिक्विड फर्श पर गिर के बर्बाद हो गई थी। वो एनर्जी लिक्विड एक ग्रेड -3 की एनर्जी लिक्विड थी, जिसे बनवाने में तान्या का बहुत सारे सोने के सिक्के और 5 दिन का समय लगा था, तब जाकर वो एनर्जी लिक्विड तैयार हुआ और तान्या को मिला, लेकिन मयंक ने तो वो लिक्विड एक झटके में तोड़ दी और उसे पूरे फर्श पर फैला दी। खैर जब एल्डर वरुण ने देखा कि वो लड़की अब गुस्सा नहीं कर रही तब वो उस लड़की के आगे आते हुए उससे बोले, मिस देखिए, आपका जो भी नुकसान पहुंचा हम उसकी भरपाई कर देंगे, आप बस हमें ये बताएं कि आपकी ये दवाइयाँ और एनर्जी लिक्विड की कुल कीमत क्या है। क्या आप मुझसे इसकी कीमत जानना चाहते हैं? तो फिर ये लीजिए, खुद ही देख लो कि ये सब कितना महंगा था। ये कहते हुए उस लड़की ने एल्डर वरुण को एक कागज को पर्ची पकड़ा दी, जिसमें उन दवाइयों और एनर्जी लिक्विड के साथ कुछ एनर्जी गोलियों के नाम और उनकी कीमत लिखी हुई थी। जब एल्डर वरुण ने उस पर्ची पर लिखे उन दवाइयों और एनर्जी गोलियों और लिक्विड के नाम और उनकी कीमत देखी तब उनकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई, क्योंकि उस पर्ची में लिखे सभी एनर्जी लिक्विड और गोलियां बहुत ही महंगी थी। क्या ओह कि वो सभी कम से कम ग्रेड -2 की थी और उनकी कुल कीमत 23,000 सिक्कों की थी। भले ही पिछले कुछ समय में साहनी परिवार एक बहुत बड़ा और अमीर परिवार बन गया, लेकिन 23,000 सिक्के उनके लिए भी एक बड़ी रकम थी, लेकिन न क्योंकि उस लड़की का नुकसान मयंक की वजह से हुआ, इसलिए उन्हें इसकी भरपाई करनी ही थी। खैर उस पर्ची को देखने के बाद एल्डर वरुण एक बार फिर काउंटर पर गए और वहां पर खड़े एक लड़के को वो पर्ची देते हुए उसमें लिख
बड़ी ही सभी चीजें निकलने को कहा और लगभग 15 मिनट में ही वो लड़का उस पर्ची में लिखे सभी दवाइयों और एनर्जी लिक्विड ले आया और उन सभी चीजों को एक बॉक्स में रखते हुए उसे एल्डर वरुण को दे दिया। उस लड़के से वो बॉक्स लेने के बाद अपने पास से एक कार्ड निकलते हुए इस लड़के की तरफ बढ़ा दिया और वो लड़का भी बिना देरी किए उस कार्ड को लेकर उसमें से सभी दवाइयों और गोलियां की कीमत कौन कट लिया। कौन थी वो लड़की और क्यों हो रखे वो इतना नाराज मयंक और एल्डर वरुण पर, और कब तालिल जाएगा नीरज को रेड मशरूम हाई एनर्जी पिल। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मयंक एवेटर ऑफ न्यू लॉर्ड सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 56 भुगतान। एल्डर वरुण उस लड़की के हाथों से उस पर्ची को लेने के बाद काउंटर पर खड़े लड़के के पास गए और उससे उस पर्ची में लिखे सभी दवाइयां और गोलियां निकलवाने लगे और फिर उस लड़के को अपने पास से एक कार्ड निकालते हुए दे दिया। उस लड़के ने भी बिना किसी झिझक के एल्डर वरुण के हाथों से वो कार्ड ले लिया, जिसके बाद वो उसमें से लगभग 21,000 सिक्के काट लिया और फिर उन्हें वो कार्ड वापस कर दिया। ये आज आर सहनी परिवार का ही था और जब कभी भी सहनी परिवार को कोई खास मेंबर इस बाजार के किसी भी दुकान से कोई सामान खरीदता तब उन्हें उन सामानों पर 10% तक का छूट मिल जाती थी। इसलिए ही उस लड़के ने एल्डर वर छोटे ओना के उन सभी दवाइयों और गोलियों के लिए पे करते देख उनके कार्ड से 23,000 का 10% छोड़कर महज 21,000 सिक्के ही काटे थे। खैर एल्डर वरुण उस लड़के से अपने कार्ड और सभी सामानों को लेने के बाद चलते हुए तान्या के पास गए और फिर अपने हाथों में पकड़े उस बॉक्स को उसकी तरफ आगे बढ़ा दिया। तान्या ने भी एल्डर वरुण के हाथों से वो बॉक्स लिया, जिसके बाद उसने अपनी नजरें एल्डर वरुण से हटाते हुए मयंक और उसके पर आशा खड़े निराज की तरफ करते हुए उन्हें गुस्से में देखा, मानो वो उनसे बोल रही हो कि मैं इस बार तो तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार फिर कभी तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया तब मैं तुम्हें मार दूंगी। उन दोनों को कुछ देर ऐसे ही गुस्से से घूरने के बाद तान्या पीछे मुड़ी और फिर चलते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगी और फिर वो उस कमरे से बाहर चली गई। तान्या के उस कमरे से बाहर जाते ही उस कमरे में खड़ा वो आदमी जिसने तान्या को रोका था मयंक पर हमला करने से, वो भी उस कमरे से बाहर जाने लगा, जिसके बाद और भी बहुत से लोग उस कमरे से बाहर की तरफ जाने लगे। उन सभी लोगों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे जो दिखने में किसी सैनिक के कपड़े लग रहे थे। जब एल्डर वरुण ने ध्यान से उन लोगों को देखा तब उन्हें उन लोगों के सीने पर लगा ज्वाला का चिन्ह वाला एक टोकन दिखाई दिया, जिसे देखकर वो सोच में पड़ गए और मन ही मन बोला, हम ज्वाला का चिन्ह, लेकिन ये लोग किस परिवार या दल से संबंध रखते हैं? क्योंकि मैंने तो आज से पहले कभी किसी भी ऐसे परिवार या फिर दल के बारे में नहीं सुना जो अपने परिवार की पहचानी चिन्ह के तौर पर एक ज्वाला का निशान इस्तेमाल करते हो। और उन सैनिकों के शरीर से निकल रही शक्तियां भी बहुत ज्यादा थी और वो आदमी, वो तो मुझे जरूर कोई बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति महसूस हो रहा था, क्योंकि उस आदमी के सामने आने भर से ही मेरी शक्तियों में हलचल होने लगी थी। एल्डर वरुण ये सोचते हुए अभी भी उस दरवाजे की तरफ जा रहे उन सैनिकों को ही देख रहे थे जो कि कुछ समय पहले ही उस कमरे से बाहर जा चुके थे। एल्डर वरुण को अभी भी उस दरवाजे की तरफ ही देखते देखकर मयंक उनके पास जाकर उन्हें उनके कपड़ों से पकड़कर हल्के से हिलाया और मयंक के उन्हें हिलाते ही वो होश में आए, जिसके बाद वो तीनों भी वहां पर खड़े लोगों की नजरों को नजरअंदाज करते हुए उस कमरे से चले जाते हैं। उस लड़की और उन सैनिकों के जाने के बाद एल्डर वरुण, मयंक और निराज भी उस कमरे से बाहर चले गए, जिसके बाद वहां पर खड़े लोग भी अपने अपने कामों में लग गए, जिसके बाद एक बार फिर वहां पर लोगों की आवाजों से होने वाला शोर सुनाई देने लगा। वही वो लड़की उस कमरे से निकलने के बाद तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी और उस लड़की के पीछे वही सैनिक और वो आदमी जो उस लड़की के वहां से आने के बाद उस कमरे से निकले वो चल रहे थे। तभी मैडम, क्या आप ठीक है? मुझे माफ कीजिएगा कि मैंने वहां पर आपका कहा नहीं माना, लेकिन मैं भी वहां पर कुछ नहीं कर सकता था, उसके पीछे चल रहा वो आदमी बोला। मैं ये समझ सकती हूँ कि तुम भी वहां पर कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां पर हमारे सामने कोई आम आदमी नहीं, वो लड़का था जिसके एक हाई रैंक का भाला है, और वो लड़का इस बाजार को चलाने वाले साहनी परिवार के हेड के बेटा है। उस आदमी से इतना कहने के बाद वो लड़की एक पल के लिए रुक बड़ी, जिसके बाद वो अपना सिर ऊपर उठाते हुए आसमान को देखती है, जो सूरज के ढलते समय निकलती लाल किरणों से पूरी तरह लाल हो चुका था और कुछ देर में अंधेरा होने ही वाला था। जिसके बाद वो उस आदमी से फिर एक बार बोली, आज का दिन खत्म होने को है, इसलिए हम सबको आज भी यहीं पर रुकना होगा, लेकिन कल सुबह होते ही हम सब यहाँ से निकल जाएंगे, इसलिए आप हमारे खाने के कुछ खाना और पीने के लिए साफ पानी का इंतजाम आज रात को ही कर लीजिएगा। हम सब यहाँ पर ज्यादा दिनों तक नहीं रुक सकते और नहीं किसी को अपनी सच्चाई बता सकते हैं, वरना हो सकता है कि वो लोग हमें ढूंढ ले, और अगर ऐसा कुछ हुआ तब हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि अब वरिष्ठ पारखू भी हमारे साथ हमारी मदद के लिए नहीं है। उस लड़की की बात सुनकर वो आदमी अपना सिर हिलाते हुए उस लड़की से बोला,
जी मैडम तान्या, मैं समझ गया, मैं सब कुछ आज रात ही तैयार कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ मयंक और रणराज एल्डर वरुण प्रभाशी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना जारी रखे और शाम हो जाने तक बाजार में घूमते रहे। इस दौरान मयंक और निराज ने अपने लिए बहुत सी चीजें खरीदी। मयंक पहली बार इतने बड़े बाजार में आया था। इसल छोटी ये ही उसे यहाँ की हर चीज पसंद आ रही थी, लेकिन क्योंकि मयंक को उन चीजों की जरूरत नहीं होती इसलिए वो उन चीजों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता। लेकिन फिर भी मयंक ने अपने लिए बहुत सारा सामान खरीद लिया था। रात होने के बाद मयंक और निराज दोनों एल्डर वरुण के साथ बाजार में ही स्थित एक सराय में चले गए। मयंक पहली बार किसी ऐसे जगह पर रुकने वाला था, इसलिए उस थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन फिर उसने अपने डर पर काबू करते हुए राय के अपने कमरे में चला गया और फिर बिस्तर पर बैठकर अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग करने लगता है। मयंक को ट्रेनिंग करते हुए ही सुबह हो गई, लेकिन अभी तक उसकी आंखें नहीं खुली थी। तभी उसके कानों में घोड़ों की हीनहीने की तेज आवाज पड़ी और उसके कानों में उस आवाज के पड़ते ही उसकी आंखें खुल गई। अपनी आंखें खोलने के बाद मयंक ने देखा कि सुबह हो गई है और बाहर से घोड़ों के हीनहीने की आवाज आ रही है। तब मयंक अपने विस्तार से नीचे उतरते हुए कमरे की खिड़की पर गया और वहां से उसने उस तरफ अपनी नजरें की जिधर से उन घोड़ों की आवाज आ रही थी। मयंक को दिखाई दिया कि वहां पर एक बगी है जिसके चारों तरफ सैनिक अपने हाथों में हथियार लिए खड़े थे। तभी एक लड़की चलते हैं उस बगी के पास आए और उस बगी में बैठे गई। मयंक वहां पर खड़े सभी सैनिकों और उस लड़की को देखते ही पहचान गया, क्योंकि वो लड़की और वो सैनिक वही थे जिनसे मयंक कल देव यह दवाएं और एनर्जी गोलियों के घर मिला था। उनको देखने के बाद मयंक खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, आखिर वो लड़की और ये सैनिक किस परिवार से संबंधित है? वरिष्ठ वरुण बोल रहे थे कि वो इनके बारे में कुछ नहीं जानते। इसके अलावा उन्होंने हमसे ये भी कहा कि वो लोग बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। मयंक अभी ये सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक बार फिर से उन घोड़ों के हीनहीने की आवाज सुनाई पड़ी और उसने देखी उन घोड़ों से बंधी वो बगी तेजी से आगे बढ़ने लगी और उस बगी के आगे बढ़ाने के बाद वो सैनिक भी उस बगी के पीछे जाने लगे। देखते ही देखते वो बगी आगे बढ़ते हुए बहुत दूर चली गई और फिर वो बगी मयंक के नजरों से गायब हो गई। उस बगी के अपने नजरों से गायब हो जाने के बाद मयंक अपने कमरे से बाहर आया। तब उसे दिखाई दिया कि नीरज भी अभी अभी अपने कमरे से बाहर निकला और उसकी तरफ ही बढ़ रहा है। मयंक भी उसके पास गया, जिसके बाद वो दोनों एल्डर वरुण के पास चले गए ताकि वो दोनों उनके साथ एक बार फिर से बाजार घूम सके। लेकिन इस बार एल्डर वरुण उनके साथ खुद जाने के बजाय एक दूसरे आदमी को उनके साथ भेज दिया बाजार घूमने के लिए। मयंक और राज ने देखा कि उस आदमी के सीने पर हरे रंग से बना सहनी परिवार का चिन्ह वाला टोकन लगा हुआ था। वो दोनों हरे रंग का चिन्ह का मतलब जानते थे, इसलिए ही उस आदमी के सीने पर लगे हरे रंग के उस चिन्ह को देखकर वो दोनों समझ गए कि इस आदमी की शक्तियां कम से कम चक्रीय लेवल -7 पर थी। खैर, मयंक और निराज उस आदमी के साथ बाजार में गए और अपने जरूरत का सारा सामान खरीदते रहे। ऐसे उन्हें लगभग एक हफ्ता बीत गया। बीते इन एक हफ्तों में मयंक और निराज उन दोनों ने ही सहनी परिवार के सभी बड़े बाजारों में घूम लिया था। उन्होंने इन एक हफ्तों में अपने जरूरत की सभी सामने खरीद ली और अल्केमिस्ट भरत के यहाँ से उन्होंने अपने रेड मशरूम हाई एनर्जी पाए अल को भी ले लिया था। अपने एक हफ्ते के खरीदार के बाद मयंक और निराज वापस सहनी परिवार आ गए, जहां पर रात के समय राजा किशोर ने मयंक और नीरज दोनों को अपने पास बुलाया। तब वो दोनों भी वहां पर उनसे मिलने चले गए थे। मयंक और निराज ने वहां पर जाने के बाद देखा कि उस कमरे के अंदर मोमबत्ती और दीपक से निकालने वाली रोशनी फैली हुई है, जो उस कमरे में हल्का उजाला कर रही थी। उन मोमबत्ती और दीपक से निकल रही उस रोशनी के बीच 5 लोग चुपचाप बैठे थे और किसी गहरी सोच में डूबे थे। कौन थे वो 5 लोग और क्यों बुलाया था राजा किशोर ने मयंक और नीरज को मिलने के लिए? आखिर कौन थी वो लड़की और कैसे नहीं पहचानते थे उस लड़की को एल्डर वरुण? कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मयंक एवेटर ऑफ न्यू लॉर्ड, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 57 कुल देवता की मंदिर। मयंक और नीरज दोनों मयंक के पापा राजा किशोर के बुल आने पर उनसे मिलने के लिए गए, लेकिन उन्होंने वहां पर जाने के बाद देखा कि उस कमरे में कुल 5 लोग बैठे अपनी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। जब मयंक और निराज ने उस कमरे में बैठे उन 5 लोगों को देखा, तब उन्हें दिखाई दिया कि उन 5 लोगों में से एक मयंक के पापा यानी राजा किशोर, जबकि दूसरे आदमी सहनी परिवार के फर्स्ट एल्डर गोपाल सहनी, जबकि बाकी के 3 लोग बूढ़े लोग थे। जब मयंक और नीरज की नज़र बाकी के 3 लोगों पर गई, तब उन्हें दिखा कि वो तीनों लोग बूढ़े हैं। लेकिन जैसे ही मयंक और नीरज में उन तीनों बूढ़े आदमियों को पहचाना, तब उनकी आंखों में हैरानी नजर आने लगी। उन तीनों बूढ़े लोगों का नाम श्रीचंद्र, बंशार और परशु था। वो तक बड़े इनो लोग कोई आम आदमी नहीं बल्कि साहनी परिवार के इतिहास के सबसे शक्तिशाली पूर्वज थे जो अभी तक जीवित थे।
उन पूर्वजों को देखकर मयंक और नीरज को हैरानी इसलिए हो रही थी क्योंकि वो पूर्वज हमेशा एकांत में रहते हो र कभी भी किसी के सामने नहीं आते जब तक कि सहनी परिवार में कुछ बहुत बड़ा न हो। मयंक सहनी परिवार के हेड राजा किशोर का बेटा था, लेकिन वो भी उन पूर्वजों से बस 3 या 4 बार ही मिला और उन्हें देखा होगा। तभी मयंक को याद आया कि वो पूर्वज पिछली बार आज से लगभग 3 साल पहले सबके सामने आए थे, जब मयंक की मां सहनी परिवार को छोड़कर उसके बड़े भाई के पास जा रही थी। लेकिन उस दिन के बाद वो पूर्वज एक बार फिर से एकांत में चले गए और फिर वो पूर्वज कभी भी किसी के सामने नहीं आए। लेकिन आज जब इतने समय के बाद मयंक और नीरज ने अचानक से ही उन पूर्वजों को देखा, इसलिए वो दोनों उन्हें देखकर इतने हैरान थे। खैर, मयंक और नीरज कमरे के अंदर गए और फिर दोनों अपना सिर उस कमरे में बैठे राजा किशोर, एल्डर गोपाल और उन तीनों पूर्वजों के आगे झुकते हुए उन्हें प्रणाम किया। हमम, क्या ये दोनों वही लड़के हैं जिनके बारे तुम हमें अभी कुछ देर पहले हमें बता रहे थे? उन दो में से एक आदमी मयंक और नीरज को देखते हुए राजा किशोर से अपनी बुरी आवाज में पूछता है। जी वरिष्ठ श्रीचंद्रा, ये दोनों लड़के वही हैं जिनके बारे में मैंने आप सबको अभी कुछ देर पहले बताया था। राजा किशोर उस बूढ़े आदमी के पूछे सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं। राजा किशोर का जवाब सुनकर वो तीनों बूढ़े लोग मयंक और नीरज की ओर देखने लगे और मयंक को देखते ही उन तीनों लोगों की बुरी आंखों में चमक आ गई। तभी उनमें से एक पूर्वज मयंक को देखने के बाद हैरान लगते हुए बोले, क्या इतनी कम उम्र में ही ये लड़का अपने शरीर के एक चक्र को जागृत करके चक्रीय लेवल पर पहुंचने में कामयाब रहा? उस पूर्वज की ही तरह बाकी दो नौ पूर्वजों को भी हैरानी हो रही थी, क्योंकि उन्होंने अब तक की अपनी जिंदगी में कभी किसी को इतनी कम उम्र में ही अपने चक्रों को जागृत करते नहीं देखा था, और मयंक ने इस काम को महज 16 साल की उम्र में ही कर लिया था। तभी राजा किशोर मयंक की तरफ इशारा करते हुए उन पूर्वजों से बोले, वरिष्ठ, मुझे लगता आप सब ने इसे पहचाना नहीं। ये मेरा बेटा मयंक है, जिसके जन्म के समय पर उस इंसान ने इसकी सारी शक्तियां चुरा ली थी। तुम्हारा बेटा मयंक, लेकिन जितना हमें याद आ रहा है तुम्हारे बेटे मयंक के पास तो कोई शक्तियां नहीं थी और न ही उसके पास कोई साधना का आधार था। तो फिर ये लड़का तुम्हारा बेटा मयंक कैसे हो सकता है? क्योंकि इस लड़के की शक्तियां तो चक्रीय लेवल। लेकिन इससे पहले कि वो पूर्वज अपनी बात पूरी कर पाते, उससे पहले ही वो रुक गए, मानो उन्हें कुछ समझ में आया हो कि राजा किशोर उनसे क्या कहना चाहते हैं। तभी पूर्वज बंशार हैरानी भरी आज में बोले, इसका मतलब तुम्हारा बेटा भी साधना कर सकता है? केवल वही नहीं बल्कि उनके पास में ही बैठे पूर्वज श्रीचंद्रा और परशु भी हैरान थे, क्योंकि उन्हें इस बात पर यह विश्वास नहीं हो रहा था। बहुत समय पहले जब राजा किशोर मयंक को उनके पास लेकर आए थे, तब उन्होंने खुद से ही मयंक की जांच की हुई थी, इसलिए उन्हें ये बात अच्छे से पता था कि मयंक के पास साधना का कोई आधार नहीं था। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि मयंक की शक्तियां अभी चक्रीय लेवल पर थी? इसलिए पूर्वज श्रीचंद्रा राजा किशोर से पूछे, मयंक साधना कर सकता है, लेकिन कैसे? तब राजा किशोर ने वो सब बताया कि कैसे रावत परिवार के 2 एल्डर्स ने मयंक पर हमला किया और कैसे मयंक को शक्तियां मिली। इसके अलावा उन्होंने मयंक के अकेडमी प्रतियोगिता में किए प्रदर्शन और उसके भाले के बारे में भी बताया। राजा किशोर की सारी बातें सुनने और समझने के बाद उन्हें हैरानी तो बहुत हो रही थी, लेकिन वो सभी इस बात से बहुत ज्यादा खुश भी थे, क्योंकि वो लोग इस बात को अच्छे से समझते थे, चाहे जो भी हो आखिर मयंक था तो उनके सहनी परिवार से ही। ऐसे में मयंक का शक्तिशाली होना सहनी परिवार के लिए ही फायदेमंद था। तभी पूर्वज परशु, जो अब तक बस चुपचाप बैठे सभी की बातें सुन रहे थे, वो मयंक और नीरज को देखते हुए उनसे पूछते हैं, क्या तुम दोनों ये बात जानते हो कि तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? उद्धरण चिन्ह। जी नहीं वरिष्ठ, मैं ये नहीं जानते कि हमें यहाँ पर क्यों बुलाया गया। नीरज और मयंक कुछ देर सोचने के बाद ना में अपना सिर हिलाते हुए बोले। तभी राजा किशोर उनसे बोले, तुम दोनों ये जानो कि तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है, उससे पहले तुम मुझे बताओ कि मैंने तुम दोनों को जिस काम के लिए एल्डर वरुण के साथ बाजार भेजा था, क्या तुमने वहां से वो सारा सामान खरीद लिया? राजा किशोर का सवाल सुनकर मयंक और नीरज दोनों हमें अपना सिर हिलाते हुए इस बात के लिए हाँ करते हैं। बहुत अच्छे, राजा किशोर उनसे कहते हैं। पापा, तो क्या अब हम ये जान सकते हैं कि आप हमें कहाँ पर भेजना चाहते हो? मयंक अपने पापा की तरफ देखते ही उनसे पूछता है। हम तुम ये जानना चाहते हो? तुम दोनों को यहाँ पर यही बताने के लिए बुलाया गया है, इसलिए अब हमारी हर एक बात बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि वो जगह जहाँ पर तुम जाने वाले हो वो जगह हमारे सहनी परिवार के लिए बहुत ही खास है। राजा की शोर उन दोनों को इतना कहने के बाद एक पल के लिए रुके, जिसके बाद वो अपने पास से एक कागज का टुकड़ा निकलते हुए उसमें अपनी शक्तियों को भेजते हैं। उनके ऐसा करते ही वो कागज हवा उड़ने लगा। तब सभी को नजर आया कि उसका कागज पर कुछ लिखा हुआ था। इसके अलावा उस कागज पर बहुत से निशान और चिन्ह भी बने हुए थे।
जब मयंक और नीरज ने ध्यान से उस कागज को देखा तब उन्हें दिखा कि वो कागज असल में एक नक्शा है जिस पर बहुत सी पहाड़ियां, जंगल और उन जंगलों में बसे शहरों के चिन्ह और नाम लिखे हैं थे। मयंक और नीरज को कुछ समझ में नहीं आया कि राजा किशोर उन्हें एक नक्शा क्यों दिखा रहे हैं, इसलिए ही उन दोनों के चेहरे पर कन्फ्यूजन और असमंजस साफ साफ दिखने लगा। उन दोनों को उस नक्शे को देखकर ऐसे कंफ्यूज होते देख राजा किशोर अपने जगह पर खड़े हुए, जिसके बाद वो उस नक्शे में बनी एक जगह की तरफ इशारा करते हुए बोले, देखो ये जगह वो जगह है जहां पर हमारा सहनी परिवार बसा हुआ है और ये जगह अकेडमी ऑफ द ग्रेट स्वॉर्डमैनशिप है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन पापा, आप हमें ये नक्शा क्यों दिखा रहे हो? क्या इस नक्शे का जुड़ाव किसी तरह से हमारे सफर से जुड़ा हुआ है? मयंक एक बार फिर अपने पापा से पूछता है। हाँ, तुमने सही समझा, क्योंकि ये नक्शा तुम्हारे सफर में बहुत खास काम करेगा। मयंक से इतना कहने के बाद राजा किशोर एक पल रुकते हुए अपने सामने बैठे सभी पूर्वजों को देखे, जिसके बाद वो एक बार फिर से बोलना शुरू किया। उन्होंने उस नक्शे में दिख रहे पहाड़ों और जंगलों के बीच के एक जगह पर पॉइंट करते हुए बोला, ये जगह जिसे तुम देख रहे हो इसे लोग सोमालिया शहर कहते हैं। सोमालिया शहर के पहाड़ों और घने जंगलों के बीच का ये जगह जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जगह हमारे सहनी परिवार के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस जगह पर एक बहुत ही प्राचीन और दिव्य मंदिर स्थित है, और वो मंदिर कोई आम मंदिर नहीं बल्कि हमारे पर छोटी ईवार के कुल देवता की मंदिर है। इतने में राजा किशोर की बातों को समझते हुए मयंक और नीरज उनकी बातों को दोहराते हुए धीमी आवाज में बड़बड़ाए, कुल देवता की मंदिर। हाँ, तुमने ठीक सुना, कुल देवता की मंदिर। उस जगह पर बनी वो मंदिर हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि वहां पर हमारे परिवार के सभी ताकतवर और शक्तिशाली पूर्वजों की समाधि वही उस मंदिर में है। सभी से इतना कहने के बाद राजा किशोर रुकते हुए अपने सामने बैठे पूर्वजों की तरफ देखने लगे, मानो वो उनसे कह रहे हो कि अब यहाँ से आगे की बातें आप ही बताएं। राजा किशोर के इशारे को समझते हुए पूर्वज श्रीचंद्रा ने बोलना शुरू किया, वो मंदिर पिछले हजारों वर्षों से हमारे परिवार के लिए खास रही है, क्योंकि हमारे पूर्वज हजारों वर्ष पहले से अपने अंतिम समय में उस मंदिर में जाते ताकि वो अपने परिवार के कुल देवता के दर्शन कर सके और वहीं पर अपने जिंदगी के अंतिम समय को व्यक्त कर अपनी समाधि ले सके। आखिर क्या रहस्य था सहनी परिवार का उस मंदिर के साथ, और क्यों हजारों साल पहले से ही सहनी परिवार के पूर्वज उस जगह पर अपने अंतिम समय पर जाते थे? कहानी में आगे जानने के लिए छोटे उनते रहिए मयंक एवटार ऑफ न्यू लॉर्ड सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 58 साहनी परिवार का इतिहास। वरिष्ठ चंद्रा ने सबको बताया, वो मंदिर हमारे परिवार के कुलदेवता की मंदिर है, जहाँ पर हमारे परिवार के सबसे ताकतवर और शक्तिशाली पूर्वजों की समाधियां उपस्थित है। आज से 200 साल पहले जब हमारा साहनी परिवार भी बहुत शक्तिशाली हुआ करता था और ताकत के अपने चरम पर हुआ करता था, तब हमारे परिवार से 10 योद्धाओं को हर साल उस मंदिर में भेजा जाता था, ताकि वो योद्धा उस मंदिर में जाकर कुल देवता का आशीर्वाद प्राप्त कर सके और हमारे पूर्वजों के द्वारा छोड़ी हुई विरासत को प्राप्त कर सके। हर साल के जो 10 योद्धा वहां पर जाते, तब कई बार ऐसा होता कि उन योद्धाओं में से किसी को हमारे पूर्वजों की छोड़ी हुई विरासत प्राप्त हो जाती थी। ऐसे योद्धा जिन्हें हमारे पूर्वजों की छोड़ी हुई विरासत प्राप्त होती, वो योद्धा बहुत का समय और कम अभ्यास में भी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाया करते थे। उन्हीं योद्धाओं में से एक हमारे परिवार के पूर्वज लीडर श्रीराम सहनी थे, जिन्हें हमारे उस पूर्वजों की समाधि से एक बहुत ही शक्तिशाली पूर्वज की विरासत प्राप्त हुई, जिसकी मदद से वो बहुत का समय में अपनी शक्तियों को दिव्यता लेवल के चरम पर पहुंचा लिया और बहुत जल्द एक सम्राट बनाने वाले थे। लेकिन तभी इतना कहते कहते वो रुक गए, मानो वो उसके कुछ नहीं कहना चाहते हो। लेकिन फिर उन्होंने खुद को सहज करते हुए बोला, लेकिन तभी अचानक से ही हमारे वो पूर्वज लीडर कहीं गायब हो गए। उस समय पर हमारा परिवार इस शहर के सबसे शक्तिशाली परिवारों में एक हुआ करता था। भले बड़ी ही उस समय हमारे परिवार में केवल हमारे वो पूर्वज लीडर ही दिव्यता लेवल पर पहुंच पाए हो, लेकिन उनकी शक्तियां बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि बहुत जल्द ही वो एक सम्राट बनने वाले थे। एक सम्राट, लेकिन वो क्या होता है? इससे पहले कि पूर्वज श्रीचंद्रा कुछ और बोल भी पाते कि उससे पहले ही मयंक बीच में ही बोल पड़ा। मयंक नहीं जानता था कि एक सम्राट बनना क्या होता है, इसलिए उसने वरिष्ठ श्रीचंद्रा से ये पूछ लिया। मयंक के से अचानक कुछ पूछने पर वरिष्ठ श्रीचंद्रा बोलते बोलते रुक गए, जिसके बाद उन्होंने मयंक की तरफ देखते हुए उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा उससे ही एक सवाल पूछे, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले मयंक, तुम मुझे ये बताओ कि तुम शक्तियों के कितने लेवल के बारे में जानते हो? उद्धरण चिन्ह। जिस पर मयंक थोड़ा सोचते हुए उन्हें बताया, मैं शक्तियों के 4 लेवल के बारे में जानता हूँ। पहला, मार्शल आर्ट्स का लेवल। दूसरा, चक्र
बड़ी ये लेवल, तीसरा नर्कता लेवल और चौथा दिव्य शक्तियों का लेवल। तुम इतना जानते हो, बहुत अच्छे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इस दुनिया शक्तियों के केवल इतने लेवल ही नहीं बल्कि इस लेवल के आगे भी अभी बहुत सारे लेवल है। जैसा तुमने बताया, चौथा लेवल दिव्य शक्तियों का लेवल होता है, उस लेवल को दिव्यता लेवल भी बोला जाता है। दिव्यता लेवल के आगे के लेवल कुछ इस प्रकार है। पांचवा सम्राट लेवल, छठा चक्रवर्ती सम्राट लेवल, सातवां संत लेवल, आठवां देव लेवल। मुझे अब तक जितना पता चला उस हिसाब से इस दुनिया में शक्तियों के केवल यही 8 लेवल होते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इस दुनिया के किसी भी योद्धा का अपनी शक्तियों को नर्कता लेवल से आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। यही कारण कि इस दुनिया में कुछ योद्धा ही दिव्यता लेवल पर पहुंच पाते हैं और वो योद्धा इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक बन जाते हैं। मयंक ये जानकर हैरान बहुत हुआ कि दिव्यता लेवल के बाद भी अभी शक्तियों को बढ़ाने के लिए इतने लेवल होते हैं। इसी के साथ वो सोचने लगा, जब कोई आदमी अपनी शक्तियों को दिव्यता लेवल पर पहुंचने के बाद अपने कुछ हमलों में ही किसी पहाड़ तक को तोड़ने का समर्थ रखते हैं, ऐसे में अगर कि योद्धा अपनी शक्तियों को दिव्यता लेवल से भी अगले लेवल यानी सम्राट या फिर चक्रवर्ती सम्राट पर पहुंचा लेने के बाद कितना शक्तिशाली हो जाता होगा। मयंक को ये सोचने भर से ही पसीना आने लगा था। इतने में मयंक को ऐसे पसीने में भीगते देख पूर्वज पार्शु ने मयंक को बताया, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? भले ही आज हमारा परिवार इतना कमजोर हो गया हो, लेकिन एक समय पर हमारे साहनी परिवार में भी बहुत से संत लेवल और चक्रवर्ती सम्राट लेवल के योद्धा हुआ करते थे। यहाँ तक कि हमारे परिवार के तो एक पूर्वज देव लेवल पर भी पहुंचने में कामयाब रहे। उस समय पर हमारा साहनी परिवार इस पूरे दुनिया का सबसे बड़े और ताकतवर परिवार में से एक हुआ करता था, जो पूरी दुनिया पर राज किया करता था। तब हम यहाँ 3 पहाड़ियों के साम्राज्य में नहीं बल्कि सी किंगडम में रहते थे। लेकिन अचानक से ही हम आर्य परिवार के वो पूर्वज जो देव लेवल तक पहुंचे थे, वो अचानक से ही अपने आप को प्रकृति में विलीन कर लिया। उनके ऐसा करने से वो भले ही प्रकृति में विलीन हो गए हो, लेकिन उनका शव रह गया जिसका हमारे पूर्वजों ने समाधि बनाया, और उस समाधि को ही हम कुल देवता के नाम से जानते हैं। उन पूर्वज के इस दुनिया से जाने के बाद सहनी परिवार में संतों जन्म होना बंद हो, और हमारे पूर्वज जो अपनी शक्तियों को संत लेवल तक पहुंचा पाते थे वो बस चक्रवर्ती सम्राट लेवल पर ही रुक गए। उस समय पर हमारे पूर्वज अपनी शक्तियों को चक्रवर्ती सम्राट लेवल पर तो पहुंचा लिया करते, लेकिन धीरे धीरे समय बिताता गया और हमारे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी कमजोर होते गए। तब एक समय ऐसा आया जब हमारे पूर्वज बड़े मुश्किल से अपनी शक्तियों को सम्राट लेवल पर भी पहुंचा पाते थे। उस समय पर हमारे पूर्वजों ने सी किंगडम छोड़ने का फैसला किया और फिर यहाँ 3 पहाड़ियों के साम्राज्य में आकर बस गए। हमारे पूर्वज सी किंगडम छोड़ने से पहले अपने कुल देवता की समाधि को भी अपने साथ यहाँ पर लेते आए ताकि वो अपने कुल देवता की आराधना कर सके। यहाँ आने के बाद हमारे पूर्वजों ने अपने कुल देवता की समाधि को पहाड़ों और जंगलों के बीच स्थापित किया ताकि कोई उनका पता न लगा सके और सहनी परिवार का इतिहास इस दुनिया की नजरों से छिपा रहे। लेकिन समय के साथ साथ इस दुनिया के लोग जंगली बिस्टों का शिकार करने के लिए उन जंगलों में जाते रहे जहां पर हमारे पूर्वजों ने कुल देवता की समाधि को स्थापित किया था, और फिर वहीं पर एक शहर बना जिसे आज हम सब सोमालिया शहर के नाम से जानते हैं। साहनी परिवार का इतना बड़ा इतिहास सुनकर मयंक और नीरज को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना था। इसलिए ही आज जब उन्होंने वरिष्ठ परशु के मुंह से साहनी परिवार का इतिहास सुना तब उन्हें इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था। खैर, ऐसे ही पूर्वज श्री चिंद्रा, पूर्वज बंशार और पूर्वज परशु ने मयंक और नीरज बहुत कुछ बताया जो साहनी परिवार के इतिहास से जुड़ा था। इसके अलावा उन्होंने कुल देवता के मंदिर के बारे में भी बहुत कुछ बताया जिसे मयंक और नीरज बड़े ध्यान से सुन रहे थे। केवल वही नहीं बल्कि परिवार हेड राजा किशोर और एल्डर गोपाल भी उन पूर्वजों की हर बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वैसे तो उन्हें इस बारे में पहले से ही बहुत कुछ पता था, लेकिन वो दोनों भी साहनी परिवार के इतने बड़े इतिहास के बारे में सब कुछ नहीं जानते थे। इसलिए ही आज जब वो दोनों पूर्वजों के मुख से अपने परिवार के इतने बड़े रहस्य को सुन रहे थे तब उनको भी मयंक और नीरज की ही तरह हैरानी हो रही थी कि उनका साहनी परिवार का इतिहास ऐसा था। खैर, पूर्वजों ने जब मयंक और नीरज को सब कुछ बता दिया उसके बाद वो तीनों अपने जगह पर खड़े हुए ताकि वो लोग एक बार फिर से एकांत में जा सके, जिसके बाद वो तीनों उस कमरे से बाहर की तरफ जाने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो लोग उस कमरे से बाहर जाते, पूर्वज परशु बिना पूछे मुड़े मयंक और नीरज से बोले, ये दुनिया वैसी नहीं जैसा तुमसे समझते हो, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत ही लालची और मतलबी हो गए। उन्हें बस अपना ही दिखाई देता है और वो लोग किसी के भी नहीं होते हैं। वो लोग भले ही दिखाए कि वो तुम्हारा साथ दे रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि समय
आने पर वही लोग तुम्हें धोखा देंगे और तुम्हारे पीठ में छुरा फेंक देंगे। तुम्हारे इस सफर में तुम्हें भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन तुम उन लोगों से सावधान रहना, वरना हो सकता है कि तुम भी कभी उनके इस साजिश में फंस जाओ। मयंक और नीरज से इतना कहने के बाद वो तीनों पूर्वज उस कमरे से बाहर निकले और शक्तियों में बदलकर कहीं गायब हो गए। उन पूर्वजों के वहां से चले जाने के बाद मयंक और बाकी सब भी उस कमरे से बाहर निकलते हुए अपने अपने कमरों की तरफ जाने लगे। अगले दिन सुबह मयंक अपने सामानों को एक बैग में रख रहा था, तभी किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। जब मयंक ने देखा तो वो उसकी बड़ी बहन खुशबू थी, जिसने अपने हाथों में एक छोटा सा बॉक्स लिया हुआ था। कमरे के अंदर आने के बाद खुशबू वो बॉक्स मयंक को देते हुए उससे बोली, भाई अब तुम भी मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर जा रहे हो। अपनी बड़ी बहन की उदास आवाज को सुनकर मयंक ने उससे छोटी ई ललासा देते हुए कहा, दीदी आप ज्यादा दुखी ना हो, मैं बहुत जल्द ही आपके पास वापस आ जाऊंगा। और उसके हाथों से वो बॉक्स ले लिया। क्या हुआ था जो कभी पूरी दुनिया पर राज करने वाला साहनी परिवार इतना कमजोर होकर रह गया, और क्यों राजा किशोर और बाकी के पूर्वज भेज रहे हैं मयंक को अपने कुल देवता के मंदिर। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मयंक एवेटर ऑफ न्यू लॉर्ड, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 59 सच्चाई से रूबरू। मयंक की दिल्ला से भरी बात सुनकर खुशबू उससे बोली, बड़े भाई और माँ भी जब यहाँ से गए तब उन्होंने भी मुझसे यही बात कही थी कि वो लोग बहुत जल्दी यहाँ पर वापस लौट आएंगे हमारे पास, लेकिन देखो ऐसा नहीं हुआ। उनको यहाँ से गए इतना समय हो गया, फिर भी वो लौटकर नहीं आए, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे लिए कोई चिट्ठी भी नहीं भेजी। खुशबू के इतना कहते ही मयंक के चेहरे पर कुछ देर पहले तक दिख रही खुशी और उत्साह एक अजीब से मायूसी में बदल गई और उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी दिखने लगी, जिसके साथ उसने अपने हाथ को ऊपर करते हुए अपने हाथ के एक उंगली में पहनी अंगूठी को देखा। अपने हाथ के उंगली में पहन बड़ी ही अंगूठी को देखने के बाद मयंक अपने उस हाथ की मुट्ठी बनाते हुए मन ही मन बोला, मुझे नहीं पता कि आपकी असलियत क्या है माँ, पर मेरा ये वादा रहा कि मैं बहुत जल्द ताकतवर बनूंगा और आप दोनों को ढूंढ लूंगा। मयंक कभी पहले इस बात से बहुत दुखी और नाराज था कि उसके बड़े भाई और माँ को यहाँ से गए इतने साल हो गए, फिर भी वो लोग आज तक कभी वापस लौटकर नहीं आए, और नहीं तो उन्होंने मयंक या खुशबू के लिए कोई चिट्ठी भेजी थी। लेकिन बीते रात उसके पापा राजा किशोर ने जब मयंक को उसके बड़े भाई और माँ के इतने सालों तक गायब रहने की वजह बताई, तब मयंक समझ गया कि उसके बड़े भाई और उसकी माँ यहाँ से जाने के बाद इतने सालों बाद भी अब तक वापस क्यों नहीं आए थे। असल में राजा किशोर ने मयंक को उसके बड़े भाई के हायर एकेडमी से अचानक गायब होने और उसकी मां के यहां से जाने की बात बता दी थी। उन्होंने मयंक को बताया कि एक दिन जब तुम्हारी मातू महे और तुम्हारी बहन खुशबू को तलवार चलना सिखा रही थी, तब अचानक से ही द ग्रेट एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट से एक चिट्ठी आई, जिसमें तुम्हारे बड़े भाई के गायब होने की बात लिखी हुई थी। उस खबर जो जानने के बाद मैं हायर एकेडमी गया, तब मुझे पता चला कि तुम्हारे भाई और उसका एक साथी दोनों अचानक से ही कहीं गायब हो गए। उस समय एकेडमी के एल्डर्स ने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्हें उनकी कोई खबर नहीं मिली। तब मैं यहाँ वापस सहनी परिवार आ गया। जब मैंने ये बात तुम्हारी माँ को बताया, तब उसने मुझे कहा कि वो खुद जाकर इसका पता लगाना चाहती है, जिसके लिए मैं राजी नहीं हुआ। तब एक रात अचानक से ही उसने हमें बिना कुछ बताए यहाँ से चली गई। तब मयंक ने उनसे पूछा, लेकिन पापा माँ यहाँ से चली गई तो फिर आपने उन्हें रोकने या ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। जिस पर राजा किशोर ने उसे बताया, इस पूरे सहनी परिवार में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारी माँ को रोक पाता। इस सहनी परिवार में ही नहीं बल्कि इस पूरे सुल्तानपुरा शहर में ऐसा कोई नहीं जो उसे रोक पाता। इसका का मतलब कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मयंक ने एक बार फिर उनसे पूछा, तुम्हारी माँ का कोई आम औरत नहीं बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली औरत है, राजा किशोर ने उसे बताया। एक बार जब मैं जंगल में शिकार के लिए गया, तब वहां पर मुझे तुम्हारी माँ घायल और बेहोश अवस्था में मिली थी। मुझे नहीं पता कि वो कौन है, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ सहनी परिवार लेकर चला आया। यहाँ पर उनका इलाज हुआ और ठीक हो गई, लेकिन तब तक हम दोनों को एक दूसरे के साथ गहरा लगाव हो गया था। धीरे धीरे हमारे बीच की नज़दीकियां बढ़ने लगी और वो लगाव पर यार में बदल गया, जिसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली। और फिर तुम्हारी ने एक दिन अचानक से मुझे अपने बारे में बताया कि वो कौन है और वो उस जंगल में घायल और बेहोशी के हालत में क्यों पड़ी हुई थी। तुम्हारी माँ एक दूसरे साम्राज्य की एक बहुत बड़े और शक्तिशाली परिवार की राजकुमारी थी, जो यहाँ किसी खजाने की खोज में आई हुई थी। उस खजाने की खोज में उनका बहुत से शक्तिशाली लोगों से मुकाबला हुआ और वो बहुत ज्यादा घायल हो गई, जिसके
बाद उन्होंने जैसे तैसी करके अपनी जान बचाई और वहां से भागने में कामयाब रही, लेकिन भागते भागते ही वो अचानक से बेहोश होकर जमीन पर जा गिर गई और तब मैंने उन्हें वहां से बचाया था। तुम्हारी माँ ने कभी हमें ये तो ना ही बताया कि वो कौन से साम्राज्य के किस बड़े परिवार से संबंध रखती है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी माँ की शक्तियां सम्राट लेवल थी। उस समय पर मयंक अपने पापा के मुंह से अपने भाई के गायब होने और अपनी माँ की सच्चाई जानकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसे इस बारे कुछ नहीं पता था। लेकिन मयंक को सबसे ज्यादा हैरानी ये जानकर हुई कि उसकी माँ एक सम्राट थी। कुछ समय पहले तक मयंक को ये भी नहीं पता कि इस दुनिया में सम्राट लेवल मतलब क्या होता था, और अब उसे पता चल रहा था कि उसकी माँ की शक्तियां भी सम्राट लेवल पर थी। खैर, राजा किशोर ने मयंक को आगे बताया, तुम्हारी माँ यहाँ से जाने से पहले एक चिट्ठी और ये अंगूठी छोड़कर गया। बड़ी ही थी। मयंक से इतना कहते हुए राजा किशोर ने अपने हाथ में पहनी अंगीठी को दिखाया और उन्होंने मयंक को आगे बताया। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, मैं हमारे बेटे शशि को ढूंढने के लिए जा रही हूं, तब तक आप मयंक और खुशबू का ध्यान रखना। इसके अलावा उस चिट्ठी में आगे लिखा था कि वो यहाँ पर अपनी इस अंगूठी को भी छोड़कर जा रही है, ताकि उस अंगूठी में रखे गोलियों, दवाइयों और ट्रेजर की मदद से मैं अपना लेवल तेजी से बढ़ा सकूं। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने इस अंगूठी को अपने पास तो रख लिया, लेकिन मैंने कभी इस अंगूठी में रखे किसी भी ट्रेजर का इस्तेमाल नहीं किया अपने शक्तियों को बढ़ने के लिए। लेकिन क्योंकि तुम अब एक सफर पर जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस चीज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये अंगूठी अब तुम अपने पास रखो। ये कहते हुए उन्होंने वो अंगूठी मयंक को दे दी। राजा किशोर ने मयंक को वो अंगूठी देने के बाद बताया, ये अंगूठी कोई मामूली अंगूठी नहीं बल्कि एक स्टोरेज अंगूठी है। एक स्टोरेज अंगूठी? लेकिन वो क्या होती है? मयंक अपने पापा से वो अंगूठी लेते हुए पूछा, जिस पर राजा किशोर ने उसे बताया कि एक स्टोरेज अंगूठी एक विशेष प्रकार की अंगूठी होती जिसमें हम किसी भी सामान को स्टोर करके समय आने पर उन सामानों इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके बाद उन्होंने मयंक को उस अंगूठी का इस्तेमाल करने के बारे में बताया और बहुत ही कम समय में मयंक ने उस अंगूठी का इस्तेमाल सीख भी लिया, जिसके बाद वो वहां से चला गया। खैर, हम सब अब वर्तमान समय में आते हैं। मयंक ने खुशबू को बोला, दीदी आप ज्यादा दुखी ना हो, भले ही मैं भी बड़े भाई और माँ की तरह यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ अंकल नीरज भी जा रहे, ऐसे में हम दोनों बहुत कम समय में वापस आ जाएंगे। जिसके बाद वो अपने बैग को अपने पीठ पर टांग कर कमरे से बाहर जाने लगा। जब मयंक सहनी परिवार के महल से बाहर निकला तो उसने देखा कि आदर्श, अभिलाष और विकास महल की तरफ ही बढ़ रहे हैं। असल में जब उन्हें ये बात पता चला कि मयंक कहीं जाने वाला, तब वो लोग उससे मिलने चले आए। खैर, मयंक सबसे मिलने और कुछ देर बात करने के बाद नीरज के साथ जाकर एक बग्गी में बैठ गया, जिसके बाद उस बग्गी के आगे बंधे घोड़ों ने एक हिनहिनाहट के साथ दौड़ना शुरू कर दिया और वो बग्गी हवा से बात करते हुए आगे बढ़ने लगी। एक तरफ मयंक सहनी परिवार से निकल चुका था कुल देवता की मंदिर और अपने परिवार के इतिहास और रहस्य को जानने के सफर पर। पानी से भरे एक समुद्र में उठ रही बड़ी बड़ी लहरों के बीच एक नाव उन लहरों को चिरते हुए तेजी से आगे बढ़ रही थी। वहां पर दूर दूर तक कोई दूसरी नाव या फिर कोई पेड़ पौधा या जमीन नहीं दिखाई दे रही थी, फिर भी वो नाव तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। उस नाव पर कुल 7 लोग सवार हुए कहीं जा रहे थे। उन सभी लोगों के शरीर पर खून लगा हुआ था और वो सभी लोग बहुत ज्यादा घायल दिख रहे थे। उन सभी लोगों में 2 लड़कियां, 4 लड़के और एक अधेड़ उम्र का आदमी शामिल थे। तभी उनमें से एक लड़का अपने पास से कुछ एनर्जी गोलियां निकाला और अपने घायल साथियों को उन गोलियों को देते हुए उनसे बोला, ये गोलियां खाकर तुम सब जल्दी से अपने घावों को ठीक कर लो और अपनी शक्तियों रिकवर कर लो, क्योंकि बहुत जल्द हम सब डार्क डीप सी में पहुंचने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। सभी लोग उस लड़के की बात मानते हुए जल्दी से उसकी दी हुई एनर्जी गोलियां खाकर अपनी खत्म हो चुकी शक्तियों को रिकवर करने के लिए ट्रेनिंग करने लगते हैं। तभी अचानक से ही समुद्र में एक और लहर उठने लगी और बड़ी होते हुए तेजी से उस नाव की तरफ बढ़ने लगी। जैसे वो बड़ी सी लहर उस नाव के नजदीक पहुंची, तब अचानक से उस लहर को चिरते हुए उसमें से एक बड़ी सी शार्क निकली, जो अपना मुंह खोले तेजी से नाव पर खड़े उस लड़के की तरफ बढ़ने लगी, जिसने अभी सबको एनर्जी गोलियां दी थी। उस शार्क का वो हमला इतना शांत और तेज था कि उस लड़के को कुछ पता ही नहीं चला कि उसके ऊपर हमला हुआ है। लेकिन इससे पहले कि वो शार्क उस लड़के को अपना शिकार बना पाती, उससे पहले ही उस नाव पर बैठे एक लड़के ने उस शार्क को देख लिया और चिल्लाते हुए उस लड़के से बोला, कौशल नीचे झुको, तुम्हारे पीछे एक शार्क है। उस लड़के से इतना कहने के बाद अपनी तलवार को निकालते हुए उसमें अपनी शक्तियां भेजकर उस तलवार को उस शार्क की तरफ फेंक दिया। जब कौशल ने उस लड़के की बात सुनी और उसके तलवार को अपनी तरफ आते देखा, तो वो बिना देरी किए नीचे की तरफ बैठ गया।
कौशल के नीचे बैठते ही वो तलवार हवा को चीरते हुए आगे बढ़ी और उस शार्क से टकरा गई। उस शार्क से टकराते ही उस तलवार ने उस शार्क के 2 टुकड़े कर दिए, जिसके बाद उस शार्क के खून से वहां का पूरा पानी लाल हो गया। कौन थे वो लोग और क्यों जा रहे थे वो सभी? द डार्क डीप सी क्या करे गा मयंक अपने बड़े भाई के गायब होने और अपनी मां की सच्चाई जानने के बाद। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मयंक एवेटर ऑफ न्यू लॉर्ड सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 60 सफर की शुरुआत। जैसे ही उस लड़के की वो तलवार उस बड़े शार्क से टकराया, तब उस तलवार ने एक झटके में उस बड़े से शार्क को बीच से काटकर 2 टुकड़ों में बांट दिया और उस शार्क से कटते ही उसके शरीर से खून ऐसे निकालने लगा जैसे किसी फव्वारे से पानी निकलता है। जिसके बाद देखते ही देखते उस नाव के आसपास का पानी उस शार्क के खून से मिलने की वजह से पूरी तरह लाल हो गया, मानो वो सभी जिस नाव पर सवार थे वो नाव किसी खून के दरिया में चल रही हो। उस शार्क को अपने तलवार से मारने के बाद वो लड़का पहले वाले लड़के के पास गया और उस लड़के को देखते हुए उससे पूछा, कौशल क्या तुम ठीक हो? जिस पर वो लड़का जिसका नाम कौशल था वो बोला, हाँ भाई माँ मैं ठीक हूँ। उससे इतना कहने के बाद कौशल उस नाव पर बैठे बाकी सभी लोगों की तरफ देखता है जो पहले से ही अपने चेहरों पर खौफ और आंखों में डर लिए उसको ही देखे जा रहे थे। तभी उस नाव को चला रहा अधेड़ उम्र का वो आदमी खौफ और डर से भरी आवाज में चिल्लाते हुए बोला, कुछ ठीक नहीं, कुछ भी नहीं, अभी तक हम सब द डार्क डीप सी में पहुंचे भी नहीं, लेकिन फिर भी हम इतने घायल हो चुके हैं। उद्धरण चिन्ह, मेरी नाव पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अब तो मेरी नाव पर लगी हुई वो फॉर्मेशन भी टूट गई जो सभी पानी में रहने वाले खूंखार और जलीय बिस्टों को पास आने से रोकती थी। 2 हफ्तों पहले शायद मेरी मति मारी गई थी जो मैं कुछ स्पिरिट सोल एसेंस के लिए तुम सबको यहां पर लेकर आने के लिए मान गया। जिसके बाद वो आदमी रोने लगा। जिसके बाद वो आदमी वही अपने दोनों घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए कहने लगा, हे ऊपर वाले, बस एक बार तू मुझे यहां से बचाकर सही सलामत मुझे मेरे घर पहुंचा, फिर मैं कभी किसी चीज का लालच नहीं करूंगा। तभी उस नाव पर ही बैठी एक लड़की कौशल और उसके पास खड़े लड़के की तरफ देखी और उनसे डरते हुए लेकिन धीमी आवाज बोली, क्यों ना हम सब यहां से वापस लौट जा और अगली बार के प्रतियोगिता तक इंतजार करे। उस लड़की की बात सुनकर वो लड़का जिसने अभी अभी उस शार्क को मार डाला था वो उस लड़की को घूरते हुए देखने लगा। जिसके बाद वो उस लड़की से बोला, नहीं, मैं नहीं रुक सकता अगली बार की प्रतियोगिता शुरू होने तक, क्योंकि मुझे जितना जल्द हो सके वहां पर जाना है। उस लड़की से इतना कहने के बाद वो लड़का नाव को चला रहे अधेड़ उम्र के आदमी को देखते हुए उससे बोला, तुम अपनी नाव को आगे बढ़ते रहो, आगे आने वाले खतरों को आगे ही देखा जाएगा। जिसके बाद वो लड़का जाकर अपनी जगह पर बैठ गया और अपने पास से एक गोली निकलकर खा गया। जिसके बाद वो वहीं पर अपनी आंखें बंद करके ट्रेनिंग करने लगा। जबकि उस नाव पर सवार बाकी सभी लोग आह भरने लगे और फिर उन्होंने ने कौशल की दी हुई गोली को खाकर अपनी ट्रेनिंग करने में लग गए। वो लड़का जिसने अभी उस शार्क को मारा और वापस जाने के लिए सभी को मना किया, उसका चेहरा बिल्कुल मयंक की तरह था। खैर, एक तरफ उस नाव पर सवार सभी लोग तेजी से द डार्क डीप सी की तरफ बढ़ रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ मयंक और नीरज दोनों सुल्तानपुरा शहर के बाहरी सीमा पर आ पहुंचे थे। वहां पहुंचने के बाद वो दोनों अपने बगी से नीचे उतरे और उनकी नजर सामने लगे एक बड़े से दरवाजे पर जा टिकी। उस दरवाजे की ऊंचाई लगभग 20 फीट से भी अधिक थी। असल में सुल्तानपुरा शहर 3 पहाड़ियों के साम्राज्य के सबसे पश्चिम में बसा हुआ था, जहां से आगे का इलाका पूरी तरह से जंगल था। इसलिए ही सुल्तानपुरा शहर के सीमा पर लगा वो बड़ा सा दरवाजा लगाया गया था, ताकि उस दरवाजे से गुजरने वाले सभी मुशफिरों और व्यापारियों को अच्छे से चेक किया जा सके और उन व्यापारियों और मुशफिरों से टैक्स वसूला जा सके। खैर, राजा किशोर ने मयंक और नीरज को सीमा के इस दरवाजे के आगे पैदल चलते हुए जाने को बोला था, इसलिए उनके बगी पर से उतरने के बाद उस बगी को चला रहा आदमी एक अंतिम बार मयंक और नीरज की तरफ देखा। जिसके बाद उसने अपनी बगी को वापस उसी दिशा में मोड़ लिया जिधर से वो आया था और फिर वहां से चला गया। जबकि नीरज और मयंक उस बगी को अपने से दूर जाते हुए देखते रहे और जब वो बगी उनके आंखों से ओझल हो तब सीमा पर लगे उस बड़े से दरवाजे की तरफ मुड़े और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि दरवाजे के पास बहुत से सैनिक खड़े थे और उस दरवाजे से आने और जाने वाले सभी लोगों की तलसी ले रहे थे। वहां पर खड़े सभी सैनिकों ने अपने सीनों पर एक जैसा लेकिन हरे, नीले और भूरे रंग का टोकन लगाया हुआ था। मयंक और नीरज को राजा किशोर और एल्डर गोपाल ने पहल ही सब कुछ बता दिया, इसलिए उन दोनों को पता था कि वो सैनिक कौन थे और वो ये सब क्या कर रहे हैं। वो सभी सैनिक इस साम्राज्य के सबसे ताकतवर परिवार यानी राजघराने के सैनिक थे जो यहाँ से गुजरने वाले लोगों से टैक्स की वसूली कर रहे थे।
मयंक और नीरज भी उस दरवाजे की तरफ बढ़ते उन लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने लगे। वो दोनों जैसे जैसे आगे बढ़ रहे वैसे ही उनकी दिल की धड़कन तेज होती गई और उनके शरीर के अंदर बेचैनी होने लगी। मयंक और नीरज दोनों पहली बार अपने साहनी परिवार के लोगों से दूर जा रहे थे, इसलिए उनके अंदर बेचैनी हो रही थी। लेकिन फिर उन दोनों ने अपने उस बेचैनी और डर पर काबू पाया और फिर एक दूसरे की तरफ देखन एक के बाद उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। जब वो दोनों उस बड़े से दरवाजे के पास पहुंचे तब वहां पर खड़ा एक सैनिक उनसे बड़ी रूखे अंदाज में उनका पहचान पूछा, जिसके जवाब में नीरज ने राजा किशोर का दिया हुआ एक सुनहरे रंग का टोकन निकलते हुए उस सैनिक को दे दिया। नीरज ने उस सैनिक को जो टोकन दिया उस टोकन पर एक त्रिभुज के अंदर सर्प का सिर वाला चिन्ह बना हुआ था। वो चिन्ह ठीक वैसा ही था जैसा उन सैनिकों के सीने पर लगे टोकन पर बना था। उन दोनों टोकनों में बस फर्क इतना था कि उन सैनिकों के सीने पर लगा हुआ नीले और भूरे रंग था, जबकि नीरज का दिया हुआ टोकन का रंग सुनहरा था। इतने में जैसे ही उस सैनिक की नज़र नीरज के दिए उस सुनहरे टोकन पर पड़ी तब उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई और वो कांपने लगा, जिसके तुरंत बाद वो सैनिक अपने हाथ जोड़ते हुए नीरज और मयंक के आगे झुक गया। जिसके बाद वो सैनिक उनसे माफी मांगते हुए बोला, वरिष्ठ मुझे माफ कीजिएगा कि मैंने आपको रोकने और आपसे ऊंची आवाज में बात करने की गुस्ताखी की। मुझे नहीं पता था कि आप कौन है। जबकि उस सैनिक को मयंक और नीरज के आगे झुकते देखकर आसपास खड़े सभी लोग और सैनिक हैरान होकर उन्हें एक हने लगे और बातें करने लगे। तभी वहां पर हो रही बातों की शोर को सुनकर एक मोटा आदमी पास के ही एक कमरे से निकला और ऊंची आवाज में बोला, क्या हुआ यहाँ पर और ये शोर क्यों हो रही है। उस मोटे आदमी के रौबदार और ऊंची आवाज को सुनकर वहां पर हो रहा शोर एक झटके में एक अजीब सी खामोशी में बदल गई, जिसके बाद सभी अपनी नजरें मयंक और नीरज से हटाते हुए उस मोटे आदमी की तरफ की। जैसे ही वहां के लोगों ने उस मोटे आदमी को देखा तब उन लोगों के आंखों में डर दिखाने जिसके साथ कुछ लोग धीमी आवाज में बात करने लगे, अरे ये आदमी तो यहाँ के सेनापति जाहिर अंसार है। हाँ तुमने ठीक कहा, ये तो सच में सेनापति जाहिर अंसार ही है। अरे वो छोड़ो, उनके सीने पर लगा हुआ वो टोकन तो देखो, वो टोकन काले रंग का है, एक तीसरा आदमी बोलाता है। तभी उस आदमी के पास में ही खड़ा एक दूसरा आदमी उस आदमी पूछा, उनके सीने पर लगे उस काले रंग के टोकन का क्या मतलब है। उस आदमी का सवाल सुनकर उसके आसपास खड़े लोग उसको ऐसे देखने लगे मानो वो किसी पागल को देख रहे हो। तभी एक आदमी उस आदमी के सवाल का जवाब देते हुए उसको बताया, अरे नासमझ, तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या। किसी सैनिक का सीने पर लगा हुआ टोकन उस सैनिक का लेवल और रैंक दर्शाता है। वो आदमी उस आदमी से इतना कहने के बाद उसको पास में ही खड़े कुछ सैनिकों की तरफ इशारा करते हुए उसको बताया, देखो जैसे इस सैनिक के सीने पर लगा छोटे और टोकन हरे रंग का है तो इस सैनिक की शक्तियां चक्रीय लेवल -5 पर होगी। ऐसे ही उस सैनिक को देखा, उसके सीने पर लगा हुआ टोकन नीले रंग का है, जिसका मतलब उस सैनिक की शक्तियां चक्रीय लेवल -7 पर होगी। जिसके बाद वो आदमी नीरज और मयंक के पास अपना सिर झुकाए खड़े सैनिक को दिखाते हुए बोला, और देखो उस सैनिक को उसके सीने पर लगा हुआ टोकन भूरे रंग का है, इसका मतलब ये कि उस सैनिक की शक्तियां चक्रीय लेवल -9 पर है। काले रंग का टोकन भूरे रंग के टोकन से भी एक रैंक ऊपर होता, जिसका मतलब तुम समझे कि नहीं। इसका मतलब यह है कि सेनापति जाहिर अंसार की शक्तियां नर्कता लेवल पर पहुंच गई है। काले रंग का टोकन भूरे रंग के टोकन से भी एक रैंक ऊपर होता, जिसका मतलब तुम समझे कि नहीं। इसका मतलब यह है कि सेनापति जाहिर अंसार की शक्तियां नर्कता लेवल पर पहुंच गई है। उस आदमी के समझाने पर वो आदमी समझ गया कि सैनिकों के सीने पर लगा हुआ टोकन नके लेवल को दर्शाता है और कौन से रंग का टोकन किस लेवल पर दिया जाता है। उस आदमी ने जितनी देर दूसरे आदमी को ये सब कुछ समझाया तब तक सेनापति जाहिर नीरज और मयंक के पास पहुंच गया था। वहां पहुंचने के बाद सेनापति जाहिर मयंक और नीरज के आगे झुके सैनिक को देखते हुए उससे पूछा, बेद्रू क्या हुआ तुम्हें और तुम इस लड़के और इस कमजोर आदमी के आगे अपने सिर क्यों झुका रहे हो। तुम भूल गए कि वरिष्ठ प्रचंड खत्री ने हमसे क्या कहा था, हमें किसी भी आदमी के आगे नहीं झुकना। किसी भी आदमी के, चाहे वो आदमी किसी बड़े परिवार का कोई एल्डर या फिर उस परिवार का हेड ही क्यों ना हो। तो फिर तुम इन दोनों के आगे ऐसे झुककर माफी क्यों मांग रहे हो। अपने सेनापति के वहां आकर उसे खुद को डेटाते देखकर वो सैनिक अपने सेनापति को कुछ कहने और बताने के बजाय अपने पास से नीरज का दिया हुआ सुनहरे रंग का वो टोकन उसकी तरफ बढ़ा दिया। जब उस सेनापति ने बिद्रू के हाथ से वो टोकन लेकर देखा तब उसकी आंखें भी बड़ी हो गई और उसका शरीर भी ठीक बिद्रू के जैसे कांपने लगा। जिसके तुरंत बाद इस सेनापति ने भी अपना मयंक और नीरज के आगे झुका लिया और उनसे माफी मांगने लगा।
कर यह हो गया था अचानक से सेनापति जाहिर अंसार और उस सैनिक विद्रोह को। आखिर इस सुनहरे टोकन को देखते ही इन दोनों के शरीर क्यों कांपने लगे? आखिर क्या सच्चाई है इस सुनहरे टोकन की? कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मयंक एवटा ऑफ न्यू लॉर्ड सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे पॉकेट नॉवल पर बेहतरीन कहानियां का आनंद उठाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और हाँ, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बने।